शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 151 150 पहली बार एक आदमी के लिए छोड़ दिया। 151 अध्याय 150 पहली बार एक आदमी को दिया गया। 151 अध्याय 150 पहली बार एक आदमी को दिया गया। अध्याय 150 पहली बार एक आदमी को दिया गया। बूढ़े आदमी नांगोन के गहन सवालों से बचने के लिए लिन जिफेंग ने घर से जल्दी निकलना बेहतर समझा। ये देखते हुए कि दिन अभी भी नया था, सुबह के केवल 6:30 बजे थे और सड़क के किनारे विक्रेता नाश्ता बेच रहे थे, उसने सुरक्षा भाइयों के लिए कुछ खाना लेने का फैसला किया। आखिरकार काम करने के लिए शहर जाने वाले प्रवासी श्रमिक बहुत आशावादी नहीं थे, क्योंकि घर छोड़ने वाला हर व्यक्ति बस अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए अधिक पैसा कमाना चाहता था और बाहर का जीवन वास्तव में काफी कठिन था। मालिक, मुझे 50 बंस दे दो। जैसे ही उसने एक बन की दुकान से स्वादिष्ट सुगंध आती देखी, लिन जिफेंग जल्दी से वहां चला गया। बंस की बात करते हुए उसके दिल में भावुकता की एक लहर दौड़ गई। क्या पहले भी लगभग इसी समय हर दिन उसकी माँ भी उसे बंस खाने के लिए यहाँ नहीं लाती थी? हर बार जब वह अपनी माँ के दयालु और सुंदर चेहरे को याद करता तो लिन जिफेंग के दिल में उदासी की भावना पैदा हो जाती। बन की दुकान के बगल में एक युवा माँ को एक प्यारी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी छोटी लड़की के साथ देखकर यह दृश्य लिन जिफेंग के लिए कुछ यादें जगाने लगा। माँ, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं त्वचा खाऊंगा और आप भरावन खा सकती हैं, ठीक है? छोटी लड़की की नाजुक आवाज अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी और युवा माँ ने छोटी बच्ची के सिर को सहलाते हुए कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। तुम छिलका खाओ और मैं भरावन खाऊंगा। ही, ये तो बढ़िया है। छोटी लड़की ने बॉब हेयर कट करवाया था, कार्टूननुमा माँ बच्चे वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी आंखें रत्नों की तरह जीवंत और नाजुक थीं। ये दृश्य देखकर लिन जिफेंग की आंखें और भी नम हो गईं। क्या एक समय ऐसा था जब वह भी ऐसे ही किसी दृश्य का हिस्सा नहीं था? दुर्भाग्यवश अब वह सब खत्म हो गया। उसके माता पिता ईमानदार और सरल ग्रामीण लोग थे और लिन जिफेंग ये समझ नहीं पा रहा था कि वे अचानक क्यों गायब हो गए। और यह गुमशुदगी 5 साल तक चली और उनकी ओर से एक शब्द भी नहीं बोला गया। ये सोचकर लिन जिफेंग का दिल दर्द से मचल उठा। उस समय छोटी लड़की की स्पष्ट और उज्ज्वल निगाहें शरारत से लिन जिफेंग की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में नमी देखकर वह छू गई। अपनी मासूम दयालुता में वह अपने लड़खड़ाते हाथों में एक बन लेकर लिन जिफेंग की ओर चली गई। अपनी मासूम बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उसने कहा, चाचा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या इसका कारण यह है कि आपके पास खाने के लिए कोई रोटी नहीं है? लीजिए अंकल, ये बन लीजिए। वह छोटी बच्ची असाधारण रूप से प्यारी थी, विशेषकर उसकी आंखें जो स्पष्ट और पारदर्शी थीं, किसी भी प्रकार की अशुद्धता से मुक्त थीं। तुरंत लिन जिफेंग को हंसने की इच्छा हुई, इसलिए उसे उस पर दया आ गई। अपनी बेटी को बन के साथ लिन जिफेंग की ओर आते देख युवा माँ तुरंत खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए लिन जिफेंग की ओर सिर हिलाया। लिन जिफेंग ने भी विनम्रता से उसकी ओर सिर हिलाया, फिर एक चमकदार मुस्कान दिखाते हुए कहा, अगर मैं इसे खाऊं तो तुम क्या खाओगी? लिन जिफेंग को आंसुओं से मुस्कुराहट में बदलते देख छोटी बच्ची बहुत खुश हुई। उसने अपनी छोटी गुलाबी मुठ्ठियां उठाते हुए दूधिया आवाज में कहा, चाचा, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी और है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं माँ से कुछ और खरीदने के लिए कहूंगी। छोटी बच्ची के सामने के 2 दांत गायब थे, जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत था कि उसने बहुत अधिक चीनी खा ली थी और वह अपने दूध के दांत खोने की स्थिति में थी। यहाँ तक कि उसका भाषण भी थोड़ा सीटी जैसा था। लिन जिफेंग को अपने गायब सामने के दांतों की ओर देखते हुए छोटी ने जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और पूछा, चाचा, आप क्या देख रहे हैं? हाँ, कितना प्यारा बच्चा है। फिर भी लिन जिफेंग इस ओर ध्यान दिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भले ही अब छोटे बच्चे में खामियां हो, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर इंगित नहीं किया जाना चाहिए। यह उसके भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। चाचा, ये रोटी नहीं खाएंगे। क्या होगा अगर अंकल बाद में तुम्हारे लिए कुछ बंस खरीद ले? लिन जिफेंग ने छोटी लड़की को उठाया, उसकी उत्कृष्ट विशेषताओं की प्रशंसा की और मन ही मन सोचा कि वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक सुंदरता में विकसित होगी। आओ, अंकल को एक चुंबन दो। लिन जिफेंग द्वारा उठाए जाने पर छोटी लड़की थोड़ी असमंजस में थी। उसने अपनी माँ की ओर आंसू भरी आंखों से देखा, फिर गंभीरता से कहा, चुंबन नहीं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिन जिफेंग हैरान रह गया। एक क्षण तो सब ठीक था, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपना मन बदल लिया। क्या उसने उसे उठाकर कोई गलती की थी, या वह इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने पहले अनुमति नहीं मांगी थी? मम्मी ने कहा था कि लड़की का पहला अनुभव किसी पुरुष के साथ यूं ही नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फफ। लिन जिफेंग हंस पड़ी, ये देखकर कि छोटा बच्चा अभी भी गंभीर दिख रहा है, मानो कह रही हो कि वह उसके सपनों का आदमी नहीं है, जिससे वह लगभग जोर से हंस पड़ा। यह बहुत ही हास्यास्पद था। अपनी युवा माँ को देखकर ऐसा लगता था कि यद्यपि वह महिला विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसका शरीर दुबला पतला था और वह अच्छे कपड़े पहने हुए थी। उसका सुंदर चेहरा भी तुरंत लाल हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्यारी बेटी अचानक ऐसी शरारत भरी टिप्पणी कर देगी। ये बहुत ही मनोरंजक था।
छोटी लड़की को नीचे बिठाने के बाद लिन जिफेंग सीधे बन की दुकान पर गया, कुछ बन ऑर्डर किए और खुशी खुशी उन्हें छोटी लड़की को दे दिया। चाचा तुम्हें बन खिला रहे हैं? नहीं, मम्मी ने कहा था कि अजनबियों से चीजें यूं ही मत लेना। छोटी सी शरारती लड़की ने एक बार फिर गंभीर मुद्रा बना ली और अपने गालों को ऐसे फुला लिया जैसे कोई किसी के बहकावे में आने से इनकार कर रहा हो। लिन जिफेंग एक बार फिर से खुश हो गया। अंत में कोई अन्य विकल्प न होने पर लिन जिफेंग ने फिर भी बंस अपनी मां को सौंप दिए। युवा मां ने मुस्कुराते हुए लिन जिफेंग द्वारा दिए गए बंस स्वीकार कर लिए और शालीनता से चली गई। बेकरी मालिक से स्टीम्ड बंस प्राप्त करने के बाद लिन जिफेंग की जेब में रखा फोन फिर से बजने लगा। अपना सेल फोन निकालकर स्क्रीन पर अज्ञात नंबर को देखते हुए लिन जिफेंग को याद नहीं आया कि वह किसका नंबर था। उसने सहजता से उत्तर बटन दबाया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा, हेलो, ये कौन है? कुछ देर तक लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा छाया रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, भले ही लिन जिफेंग ने कितनी बार पुकारा। ये व्यक्ति वास्तव में उबाऊ है, किसी को फोन करना और फिर इतने लंबे समय तक कुछ भी नहीं कहना दुनिया में एक दुर्लभ विचित्रता है, लिन जिफेंग ने खुद से सोचा। जैसे ही वह फोन रखने वाला था, दूसरी तरफ से एक डरपोक कोमल आवाज आई, क्या ये लिन जिफेंग? स्पष्टतः फोन करने वाली एक युवा लड़की थी जिसकी आवाज में सूक्ष्मता थी, लेकिन फिर भी वह गर्मजोशी और सौम्यता से भरी हुई थी। लिन जिफेंग अचानक चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं मुख्य सड़क पर चल रहा हूं तो कोई रहस्यमयी सुंदरता मुझे बुला रही है? ऐसी अद्भुत घटना का घटित होना अत्यंत आनंददायक है। आप कौन हैं? लिन जिफेंग ने दिल से पूछा। लिन जिफेंग, मैं ली लिन हूं, फोन करने वाले ने जवाब दिया। ली लिन, पड़ोसी घर से आने वाली परेशान करने वाली छाया। लिन जिफेंग ने अपनी यादों को खंगाला। उसे घर गए हुए काफी समय हो गया था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पीछे पीछे घूमने वाली पूंछ उसे बुलाने की पहल करेगी। ओह, तो ये शिक्षक ली है। ये कैसा सम्मान है? लिन जिफेंग ने जानबूझकर चिढ़ाया। फफ, लिन जिफेंग, आप बहुत परेशान करने वाले हैं टीचर ली। और क्या क्या? लिन ने चिढ़कर विरोध किया, उसका असंतोष स्पष्ट था। क्या हो रहा है लिन? आज मुझे फोन करने का तुम्हें ख्याल क्यों आया? दरअसल जब उसने ये सवाल पूछे तो लिन जिफेंग जानबूझकर अपनी खींच बढ़ा रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद है, पिछली बार जब वह घर आया था तो ली लिन के घर पर जब वह शौचालय का उपयोग करने गया तो उसने गलती से उसे शौवा में देख लिया। वह उस घटना के बारे में लंबे समय तक दोषी महसूस करता रहा तथा समय के साथ उस घटना की याद को भुला देने की योजना बनाता रहा। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने ही उसे फोन करने की पहल की थी। लिन जिफेंग, तुम इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या तुम लिन को इतनी जल्दी भूल गए? ओह, मैं बहुत व्यस्त रहा हूं, पूरी तरह थक गया हूं और मेरे पास वापस आने का समय नहीं है। लिन जिफेंग ने मन ही मन अपने व्यवहार का उपहास किया। इन दिनों वह वास्तव में किस काम में व्यस्त था? कुछ महिलाओं के साथ झगड़ने के अलावा उसे सचमुच ये भी नहीं पता था कि वह किस काम में व्यस्त था। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या आज रात आपके पास समय है लिन जिफेंग? क्या आप वापस आ सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि लिन ने अंततः अपना मन बनाने से पहले बहुत सोचा था। वह दृढ़ थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात को लिन जिफेंग को रात के खाने पर बुलाना ही होगा। उनके अंतिम अचानक अलविदा के बाद लिन के मन में नाराजगी बनी रही। वह उचित विदाई दिए बिना ही चले गए थे और उन्हें पुरानी यादें ताजा करने का समय भी नहीं दिया था। उनकी आखिरी मुलाकात को 5 साल हो गए थे। आज रात? क्या बात है लिन जिफेंग, आज रात आपके पास समय नहीं है? यदि आप वास्तव में व्यस्त हैं तो इसे भूल जाए, शायद किसी और समय। लिन की आवाज अंत में असहज हो गई, थोड़ी निराशा के साथ। आज उसका जन्मदिन था और वह चाहती थी कि लिन जिफेंग उसके साथ मिलकर अच्छा खाना खाए। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह उस पर पैसा खर्च करे, इसलिए विचारशील लड़की ने अपने इरादे प्रकट नहीं किए। ठीक है, मैं आज रात जरूर वापस आऊंगा, लिन जिफेंग ने लिन की आवाज में थोड़ी निराशा सुनकर कहा। वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार ली परिवार और उसका अपना परिवार पुराने पड़ोसी थे और जब से वह छोटी थी उसे उसके पीछे पीछे चलना बहुत पसंद था। 5 साल बीत चुके थे, इसलिए उनके लिए वापस जाना ही उचित था। भले ही लिन के पिता ने उससे 2 लाख युआन से अधिक की ठगी की थी, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं था और लिन जिफेंग के पास इन दिनों पैसे की कमी नहीं थी। तो फिर ये तय हो गया, तुम्हें आज रात आना होगा लिन जिफेंग। मैं आपके लिए बहुत सारे पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी और आपका इंतजार करूंगी, उसने कहा। लिन जिफेंग की सहमति सुनकर युवा लड़की ने चुपचाप खुशी मनाई, उसका उत्साह बढ़ा। फोन रखने के बाद लिन जिफेंग भीड़ भरी दिशाहीन बस में आगे बढ़ता रहा। 1 दर्जन मिनट बाद वह तियान्यू पहुंचे और सुरक्षा विभाग की ओर दौड़ते हुए भाप से पके बंस और सोया दूध का एक बड़ा बैग लेकर पहुंचे जो सभी के लिए नाश्ता था। रास्ते में उन्होंने सुरक्षा विभाग के प्रत्येक सहकर्मी को उदारतापूर्वक कुछ बन दिए, भले ही उन्होंने नाश्ता किया हो या नहीं, वे बस हर किसी का दिन खुशनुमा बनाना चाहते थे। आखिरकार लिन जिफेंग ने ढेर सारे बन खरीदे थे।
अब लिन जिफेक सुरक्षा विभाग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। यदि वे पुराने दिन होते और वह आज की तरह बंस का बड़ा बैग लेकर आता तो उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। जैसे ही वह बंस लेकर सुरक्षा विभाग में गया, उसने बंस का उन्माद शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वे छीन लिए गए, केवल 2 ही बचे जिनके लिए किसी ने लड़ाई नहीं की। आखिरकार उन्हें लिन जिफेंग ने खरीदा था और सभी ने उन्हें उसके लिए छोड़ना सही समझा। जब सभी लोग खुशी खुशी बंस खा रहे थे और मजाकिया चुटकुले सुना रहे थे, म्यूयांग ने किसी कारणवश कमर मटकाते हुए अपना ब्रीफकेस पकड़े हुए सुरक्षा विभाग की ओर जाने का निर्णय लिया। सुरक्षा कर्मियों की अचंभित निगाहों के सामने वह सीधे डेस्क पर गई, बचे हुए 2 बन उठाए और एक को चबा लिया। वह हंसते हुए बोली, क्या तुमने ये खरीदे? पिछली रात की घटनाएं सभी के लिए पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थीं और उन्हें शायद ही उम्मीद थी कि एक दिन बाद यह महिला फिर से लिन जिफेंग की तलाश में आएगी। ये देखकर सभी लोग चुपचाप एक तरफ हट गए, दोनों ही शांत भाव से और कुछ ईर्ष्यालु होकर चुपचाप गपशप करने लगे। 152 अध्याय 151 ईर्ष्या और जलन। जिफेंग वहां केवल कुछ दिनों के लिए था और पहले फैन जियान को उसके हाथों नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद अध्यक्ष ने पैसे पहुंचाए और अब आईटी विभाग के प्रमुख म्यूयांग, जो कंपनी में शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित थे, सक्रिय रूप से उनके दरवाजे पर दस्तक देने आए थे। उसे 2 दिन से भी कम समय से जानने के बाद जिफेंग किस प्रकार का राक्षस था, इस सवाल ने सुरक्षा विभाग के हर सुरक्षा गार्ड को हैरान कर दिया। यहां तक कि जिया झेनजिंग, जो 1 दशक से अधिक समय से कंपनी में काम कर रही थी, भी कुछ हद तक हैरान थी। उन्होंने सुना था कि इस व्यक्ति के राष्ट्रपति नानगोन से भी संबंध थे और इन दिनों के अवलोकन से उन सभी ने जिफेंग के चरित्र को स्पष्ट रूप से देख लिया था। जिफेंग एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी दिखावा या दिखावा नहीं करता था तथा वह बहुत उदार था तथा हमेशा अपने साथी सुरक्षा भाइयों पर अच्छे काम करने का दबाव डालता था। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति तियान्यू में एक अल्पज्ञात सुरक्षा गार्ड के रूप में आया? क्या ये वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा उसने तियान्यू पर गर्व करते हुए बड़े बड़े शब्दों में घोषणा की थी? सुरक्षा गार्डों का एक समूह बहुत दूर नहीं छिपा था, चुपचाप जिफेंग के आसपास चल रही हर चीज को देख रहा था। कुछ के दिल में खुजली भी हो रही थी, वे मन ही मन चिल्ला रहे थे, उसे नीचे लाओ, उसे नीचे लाओ, उसे नीचे लाओ। ये केवल अफसोस की बात थी कि जिफेंग वास्तव में उसे उकसाना नहीं चाहता था। मैनेजर म्यू आज बहुत जल्दी आ गए हैं, है ना? जिफेंग ने ठंडे पानी का एक घूंट लिया और चिढ़ाते हुए कहा, मैनेजर म्यू जैसे अमीर व्यक्ति के लिए आप हमारे जैसे खुरदुरे सुरक्षाकर्मियों के साथ बंस खाने को तैयार हैं। म्यू यांग ने गुस्से में अपने लाल होठों से जूड़ा काटा और जवाब दिया, क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम लोग बंस खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता। हम महिलाओं को कम मत आंकिए। जो कुछ भी मनुष्य खा सकते हैं, मैं भी वही खा सकती हूँ। म्यू यांग के कुछ विकृत चेहरे को देखकर जिफेंग को अपने एक हिस्से के लिए कुछ डर भी लगा। जिस क्रूर तरीके से उसने बन को काटा वह पहले कभी नहीं सुना गया था। कौन रोटी को ऐसे खाता है जैसे वह कोई दुश्मन हो? ठीक है, यदि आप इन्हें खाना पसंद करते हैं तो यहाँ 2 और बन हैं। आगे बढ़ो और इन्हें भी खाओ। तुम्हारा बात करने का तरीका सचमुच घिनौना है। निबल से आपका क्या मतलब है? म्यू यांग ने उसे हल्की सी घूर कर देखा। ऐसा लगता था कि इस आदमी के मुंह में एक दयालु शब्द भी खट्टा हो जाता था। जिफेंग ने निगल लिया और जानबूझकर उसकी छाती से अपनी नजर हटा ली और उस पर ध्यान दिए बिना आराम से सिगरेट पीने लगा। कई बार लगभग उबकाए आने के बाद भी म्यू यांग ने उल्टी न करने की इच्छा को सहन किया और अंततः बन को खत्म करने में कामयाब रही। उसकी नाजुक हरकतें ऐसी थीं मानो उसने पुरुषों के लिए खास 1 दर्जन चीजें खा ली हो, जितनी चुलबुली हो सकती थी। उसे इस तरह देखकर जिफेंग को थोड़ी दया आई और उसने कहा, अगर तुम अब और नहीं खा सकती तो अपने आप को मजबूर मत करो। अपने आप को इस तरह क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? तुम्हें मेरी परवाह है? अरे या वाह! जैसे ही जिफेंग ने उसे खाना बंद करने के लिए कहा तो म्यू यांग ने एक चंचल चेहरा बना लिया और जिफेंग की आंखों में एक चंचल मुस्कान के साथ देखने लगी। मैं भी इसी तरह सबकी परवाह करता हूँ। जिफेंग मूर्ख नहीं था, म्यू यांग स्पष्ट रूप से उसे बहकाने के लिए यहाँ था। यदि वह सचमुच उसकी चालों में फंस गया तो विदेश में उसके सारे अनुभव व्यर्थ हो जाएंगे। जिफेंग, क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? आप मेरे घर क्यों नहीं आएंगे? मैं तुम्हारे लिए बेल पिज्जा पकाऊंगा। म्यू यांग ने जानबूझकर एक मोहक सांस ली, अपने गालों को जिफेंग के चेहरे के करीब झुका दिया। उसका स्वर अस्पष्टता से भरा था। बेल पिज्जल्स। ये सुनकर जिफेंग अवाक रह गया। और सीप भी। आप जानते हैं, वे पुरुष हार्मोन को उत्तेजित करते हैं। खिसियाहट। जिफेंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ये देखकर म्यू यांग को अचानक लगा कि यह आदमी उसकी कल्पना से कहीं अधिक प्यारा है और उसने उसके कान में एक और गर्म सांस फूंकी। यदि जिफेंग अभी भी पहले जैसा भोला भाला युवक होता तो वह संभवतः म्यू यांग के अस्पष्ट प्रलोभन के जाल में फंसने में संकोच नहीं करता। लेकिन अधिक अनुभव और अधिक सीखने के कारण उनका आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत था। वह हंसते हुए बोला, आज रात मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं घर जाऊं और उसे अपना बकाया चुका दूं।
जिफेंग ने एक खास नजर से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमकदार और दृढ़ थीं। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता। म्यू यांग ने जिफेंग को चिढ़ाते हुए मेज पर अशिष्ट तरीके से बैठा दिया। उसने धीरे से अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी को छुआ और धीरे से कहा, जिस आदमी पर मेरी नजर रहती है वह मुझे हमेशा मिल जाता है। उसके बाद वह अपने कूल्हे हिलाते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए चली गई। उसकी आवाज किसी हॉपी के बारे में बनी फिल्म जैसी थी। वह बिल्कुल निर्णायक, सीधी और सरल थी। शायद केवल ये शब्द ही उस क्षण का वर्णन कर सकते थे। जिफेंग ने मन ही मन आह भरी। वह बहुत बड़ा हो गया था और यह पहली बार था जब किसी महिला ने उसे छेड़ा था। महिलाओं को नापसंद करने वाले सभी प्रकार के व्यवहार दिखाने के बावजूद म्यू यांग उसके प्रति इतना दृढ़ क्यों था? जिफेंग इसे समझ नहीं सका। म्यू यांग के जाने के बाद सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मानो पागल गाय के गोबर को निगल गए हों। वे जिफेंग के अद्भुत होने की प्रशंसा करते हुए जयकार कर रहे थे। यहां तक कि आईटी विभाग के प्रमुख म्यू यांग भी उसे लुभाने के लिए आ गए थे। इससे कुछ लोगों में ईर्ष्या और नाराजगी पैदा हो गई। सुरक्षा गार्डों के बेफिक्र सुबह के घंटे जल्दी ही बीत गए। लगभग 12 बजे जिया झेंजिंग ने जिफेंग के पास आकर आत्मसंतुष्ट होकर पूछा, भाई लिन, आज आप दोपहर के भोजन के लिए कहाँ जा रहे हैं? कंपनी कैफेटेरिया। ओह। जिफेंग को उसका प्रश्न थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वे आमतौर पर कंपनी के अंदर ही खाना खाते थे। वह ये क्यों पूछ रहा था कि वह दोपहर का भोजन कहाँ करने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी आज दानशील महसूस कर रहा था और जिफेंग को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था? कुत्तों जैसी नाक वाले कुछ बदमाश लोग तुरंत ही चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरों पर शरारती मुस्कान थी और वे हंस रहे थे। लिन भाई, ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा नहीं है। आप मैनेजर म्यू के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या आपको कम से कम हम सबको भोजन नहीं करवाना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि जिफेंग का अनुमान सही था। ये लोग तो बस बकवास कर रहे थे। कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ अतिरिक्त नकदी थी। जिफेंग ने उदारता से कहा, चलो हम कंपनी के बाहर उस छोटे से रेस्तरां में जाएंगे। जिफेंग ने नेतृत्व संभाला और उसके पीछे जानवरों का झुंड दंड रह गया। वे कम से कम एक अच्छे रेस्तरां की उम्मीद कर रहे थे। 153 अध्याय 152 रात में पक्षियों को उड़ने दो। अध्याय 152 जब रात होती है, पक्षी उड़ते हैं। दिन के मध्य में लोगों का एक समूह एक के बाद एक तियानियों ग्रुप के सामने सड़क के पास स्थित रेस्तरां की ओर दौड़ा। इसे एक छोटा रेस्तरां कहा जाता था, लेकिन तियानियों समूह के आसपास के क्षेत्र में इस तरह के एक शानदार भोजन स्थान को स्थापित करने में सक्षम होना मालिक के दुर्जय कौशल का संकेत देता है। हर कोई जानता है कि शहर के केंद्र में हर कोई जो दुकान खोलना चाहता है वह दुकान नहीं खोल सकता। इसमें सतह के नीचे तार खींचना और ऊपर जटिल कनेक्शन लगाना शामिल है। लेकिन वास्तव में इस छोटे से रेस्तरां का व्यवसाय स्तर लिन जिफेंग और अन्य लोगों की कल्पनाओं से भी आगे निकल गया। उन्होंने सोचा था कि यह एक छोटा सा रेस्तरां है और वे यहाँ खाने के लिए बहुत कमाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ भीड़ नहीं होगी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दोपहर तक ये पूरी तरह खचाखच भरा होगा। घनी भीड़ को शोरगुल और हलचल से भरा देखकर लिन जिफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लानत है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। उसके पास खड़ा सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। लिन जिफेंग अवाक रह गया। चलो हम अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में वापस चलते हैं। कौन जानता है कि हमें यहाँ कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोपहर के भोजन का समय था और कतार में खड़े रहना जानलेवा हो सकता था। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वापस जाकर काम के दौरान ही खाना खाया जाए और शाम को लिन जिफेंग से मुलाकात की जाए। ये कैसे हो सकता? हमने आज भाई लिन को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। हम में से कुछ लोगों ने बहुत समय से एक साथ अच्छा पे नहीं पिया है। आज हमें अच्छा खाना पीना चाहिए। जिया झेंजिंग, वह बूढ़ा चिकना तेल, भीड़ की परवाह नहीं करता था। वह पहले लिन जिफेंग को ठगने पर तुला हुआ था, खासकर तब जब उसने कंपनी के सेक्शन मैनेजर को अपने लिए हथियाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे प्राप्त प्रतिष्ठा और गौरव ही उसके लिए पर्याप्त था, जिससे वह जहां भी जाता अपनी बड़ाई कर सकता था। तो फिर हम इंतजार करेंगे। लिन जिफेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वे सभी सुरक्षा विभाग के भाई थे। समूह दरवाजे पर सुरक्षा वर्दी पहने हुए मूर्खों की तरह खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने वास्तव में एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया, जिसमें कई भोजनकर्ता पुरुष और महिलाएं आराम से भोजन कर रहे थे और बातें कर रहे थे। रेस्तरां के सामने कई मध्यम श्रेणी की कारें खड़ी थीं। कुछ तथाकथित सफल व्यक्ति, जिन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया था, लिन जिफेंग और उनके समूह के पास से गुजरे, ठंडी सांस के साथ तिरस्कार का भाव प्रदर्शित करते हुए फिर चले गए। उसी समय एक बदमाश दिखने वाला लड़का अपनी खूबसूरत प्रेमिका के साथ लिन जिफेंग और अन्य लोगों के पास से गुजरा। उन्हें दरवाजे पर मूर्खों की तरह खड़ा देखकर उस आदमी ने तिरस्कार भरा चेहरा दिखाया, अपना सिर हिलाया और सबकी निगाहों के सामने से चला गया, फिर अपनी ब्यूक कार की ओर चल दिया। कतार में खड़े लोगों की अत्यधिक संख्या के कारण जैसे ही कोई खाना खाकर बाहर निकलता, अन्य लोग आगे की ओर दौड़ पड़ते, जिससे व्यवसाय की लोकप्रियता की कल्पना करना कठिन हो जाता। बेवकूफ, झेंग लियांग ने भयंकर रूप से शाप दिया। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है।
क्या आपको लगता है कि केवल आप ही खाने का खर्च उठा सकते हैं और हम सुरक्षा गार्ड नहीं? लेकिन जैसे ही उस मूर्ख भाई ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे पता चला कि उसमें कोई समस्या है और वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। यह तो पता नहीं चला कि यह शरारत किसने की थी, लेकिन उसकी कार एक गड्ढे में फंस गई थी और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। यद्यपि उनकी कार के पीछे से सफेद धुआं निकल रहा था, फिर भी वह 1 इंच भी नहीं हिला। वह आदमी बहुत पसीना बहा रहा था। उस आदमी की प्रेमिका भी चिंतित हो गई। वे दोनों 2 अलग अलग कंपनियों में सफेद पोश कर्मचारी के रूप में काम करते थे और उनके दोपहर के भोजन के घंटे सीमित थे। चूंकि वे दोनों उस समय रिश्ते में थे, इसलिए वह आदमी उसे लुभाने के लिए लगभग हमेशा उसे जल्दी से खाना खिलाने के लिए इस रेस्तरां में ले जाता था। इससे न केवल उन्हें एक साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला, बल्कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में भी मदद मिली। हालांकि जब भी उनकी डेट होती, तो पुरुष महिला को कुछ अधिक समय तक रोके रखने के लिए हर संभव प्रयास करता। समय के साथ हर बार खाना खाने के बाद वे वास्तव में इसका उपयोग किए बिना ही जगह घेर लेते थे, बस बातें करते रहते थे और प्यार के बारे में बातें करते रहते थे। लेकिन अब अफसोस, उनकी कार का पहिया एक गड्ढे में फंस गया है, जो सदियों से खामोश है। यदि वह शोर भी मचाता तो भी वह हिलता नहीं। वह आदमी बहुत घबराया हुआ था, उसे बहुत पसीना आ रहा था और महिला भी घबरा रही थी। काम शुरू होने में केवल 10 मिनट बचे हैं और यदि वे देर से पहुंचे तो अगले महीने की पदोन्नति का सपना पूरी तरह से टूट जाएगा। वे हमेशा से ही कंपनी में कॉर्पोरेट शिक्षा का आदर्श रहे हैं। यदि वे आज देर से आए तो यह उनके अपने भविष्य को बर्बाद करने जैसा होगा। आप जानते हैं, कार्यस्थल एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। एक ही पद के लिए अनगिनत लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे होंगे। किसी को भी थोड़ा सा भी मौका दो और दूसरे लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय सबसे व्यावहारिक स्थिति ये थी कि किसी को कार को धक्का देकर बाहर निकालने के लिए ढूंढा जाए। लेकिन दिन के बीच में कौन आपके लिए कार को धक्का देगा? संयोगवश मिलने वाले अजनबी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। कौन जानता है कि आप ठग हैं या नहीं? यह ऐसा है जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति सड़क पर गिर जाए और कोई उसकी मदद न करे। ये भी वही सिद्धांत है। इस बीच लिन जिफेंग और सुरक्षा गार्डों का एक समूह उस आदमी से 5 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े होकर ऐसे हंस रहे थे जैसे वे कोई बंदर का शो देख रहे हों। क्या आप अभी बहुत घमंडी और शक्तिशाली नहीं बन रहे थे? क्या आप ऐसे नहीं इतरा रहे थे जैसे आकाश आपका हो? अब इतना डरपोक क्यों? उस आदमी को आशा भरी निगाहों से अपनी ओर देखते देख वे लोग ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो, और ऐसा दिखावा करने लगे जैसे वे आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी की ओर इशारा कर रहे हों, जो इस गर्मी के मौसम में किसी बड़े शहर में शायद ही कोई पक्षी होगा। महिला इस यातनापूर्ण स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जल्दी से उस व्यक्ति से बाहर निकलकर मदद मांगने का आग्रह किया। लेकिन दोपहर का भोजन का समय हो गया था, कौन मदद करेगा? अब उनकी एकमात्र आशा वे सुरक्षा गार्ड थे, जिनका उन्होंने अभी अभी तिरस्कार किया था। वह आदमी मुस्कुराते हुए जल्दी से कार से बाहर निकला और अपनी जेब से झोंका हुआ सिगरेट का एक पैकेट निकाला और लिन जिफेंग और उसके समूह को दिया। उन्होंने सबसे पहले जिया झेंजिन को एक उपहार देने की पेशकश की, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अपनी बाहें पकड़ते हुए उसने हल्के से अपने साथी के कंधे पर टक्कर मारी और हंसते हुए कहा, वह देखा, एक चील अभी अभी आकाश में उड़ी है। उसका भाई भी कोई मितव्ययी नहीं था। वह तुरंत हंस पड़ा। हाँ, अभी अभी एक चिड़िया उड़कर आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस चिड़िया ने उड़ना बंद कर दिया है और अब वह अपनी पूंछ हिलाकर रेस्तरां में भीख मांग रही है। रात में पक्षी को उड़ने दो। पुरुषों की बातचीत उस आदमी की सुनने की सीमा में थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, क्या आप यहाँ एक भाई की मदद कर सकते हैं, है ना? उस आदमी ने अपने अहंकारी व्यवहार को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी इन असभ्य, अशिक्षित, असभ्य सुरक्षा गार्डों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करने से घृणा करता था। लेकिन सचमुच उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह आदमी झुका हुआ था, मोटे क्षेत्रीय लहजे में बोल रहा था, एक दुबके हुए कुत्ते की तरह दिख रहा था, लगातार सुरक्षा भाइयों को नर्म झोंका हुआ दे रहा था। सच तो यह है कि वह बहुत ही अनिच्छुक महसूस कर रहा था। आखिरकार उनमें से एक पैकेट का मूल्य 60 बिग मनी से भी अधिक था। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था, उनकी सद्भावना पर निर्भर था। आखिरकार उसे उनकी मदद की जरूरत थी। सुरक्षा भाई भी शर्मीले नहीं थे। इस आदमी को नर्म झोंका हुआ निकालते देख उन्होंने उत्सुकता से उसे पी लिया। बिल्कुल, लिन जिफेंग भी अपनी ओर से बचाव नहीं करेंगे, बल्कि एक के बजाय 2 ले लेंगे। ये देखकर उस आदमी का चेहरा दर्द से तमतमा गया, उसके चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। लिन जिफेंग को यह आदमी मनोरंजक लगा। यदि आप पहले से ही थोड़े विनम्र होते, कम दिखावटी व्यवहार करते, तो शायद वे लोग आपकी मदद करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लिन जिफेंग ने कभी भी अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं माना, न्याय के लिए बहादुरी से आगे आने वाले व्यक्ति के रूप में तो बिल्कुल नहीं। यदि कोई उसे एक बार मुक्का मारता तो वह 2 बार मुक्का मारता। कठोर शब्द, लेकिन मूलतः सत्य। वास्तविक दुनिया में वास्तविकता यथार्थवादी होनी चाहिए। 154 अध्याय 153 संख्या में कमजोर और धमकाया जाना। अध्याय 153 संख्या में कमजोर और धमकाया जाना।
उन्हें बिना कुछ बोले बस सिगरेट पीते देख उस आदमी ने फिर विनती की, देखो दोस्तों, हमने सिगरेट पी ली है, क्या अब तुम मुझ पर एक काम कर सकते हो? लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, 7 या 8 सुरक्षा गार्डों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। किसने कहा कि हमें आपकी मदद करनी होगी सिर्फ इसलिए कि आपने हमें सिगरेट दी है? क्या हम आपको जानते भी हैं? उन्हें इतना आराम करते और उस पर कोई ध्यान न देते देख वह आदमी क्रोधित हो गया। इतनी मीठी मीठी बातें करने और सिगरेट देने के बाद भी वह खुद सिगरेट पीने से हिचकिचा रहा था। बदले में उसे एक शब्द भी स्वीकार न मिलने से वह लगभग हताश हो गया था। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह से व्यापार करना उचित नहीं है, उस आदमी ने कमर पर हाथ रखे और धमकी भरे अंदाज में कहा। तुमने सिगरेट पी ली है, तुम्हें कम से कम 1-2 शब्द तो बोलने ही चाहिए। ये देखकर कि वे तर्क सुनने को तैयार नहीं है, उसने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया। फिर भी सुरक्षा भाइयों ने उसे अनदेखा कर दिया और आपस में बातें करने लगे मानो वह आदमी कोई तुच्छ वस्तु हो। हम आपको नहीं जानते तो हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? तेरी माँ को छोड़ू तुम लोग। वह आदमी अंततः खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार वह कंपनी का एक सफेदपोश कर्मचारी था जिसने खुद को विनम्र करते हुए उन्हें सिगरेट दी, जिसे पीने से वह खुद कतराता था। फिर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया। तुम्हारी माँ एक कुतिया है। तुम किसको गाली दे रहे हो? तुम छोटे बच्चे, तुम किसे गाली दे रहे हो? क्या आप जीने से थक गए हैं? तुरंत ही उस आदमी के क्रोधित श्राप से भीड़ में रोष भड़क उठा। सुरक्षा भाइयों को इसकी परवाह नहीं थी कि वह कौन था, जब तक वह त्यान्यू समूह का बदमाश नहीं था। हर कोई उसके पीछे जाने के लिए उत्सुक था। और क्यों न हो, आखिरकार नानगोंग बिन की सुरक्षात्मकता बदनाम थी। सुरक्षाकर्मी उस व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे आधा धक्का दिया और आधा धक्का दिया, जिससे वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। ठीक है, क्या आप मुझे इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि आप संख्या में अधिक हैं? वह आदमी घूरकर देखने लगा, धीरे धीरे पीछे हटता गया। उसे अपने डर का पूरा एहसास था, फिर भी ऊपरी तौर पर वह द्वेषपूर्ण ढंग से धमकी दे रहा था। उसके हाव भाव जितने अधिक घृणित थे, उतनी ही अधिक उसकी उंगली उठती थी जब वह सुरक्षा भाइयों को गुस्से से डांटता था। इस बीच लिन जिफेंग और उसके साथियों के चेहरे पर एक अजीब उपहासपूर्ण मुस्कान थी और वे कदम दर कदम उस आदमी के करीब आ रहे थे। तो क्या हुआ अगर हम आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा हैं और आप कम हैं? यदि आप इतने सक्षम हैं तो आप बैकअप के लिए क्यों नहीं बुलाते? सुरक्षा भाइयों के पास भले ही पैसा न हो, लेकिन वे वफादारी में धनी थे। दूसरों को धमकाना ऐसा काम था जो वे आधे मन से नहीं करते थे। तुम थोड़ा इंतजार करो, आप सब बस इंतजार करें। उस आदमी ने आज के लिए हार मान ली। वह कार की ओर पीछे की ओर बढ़ा, कठोर बातें करता रहा, यद्यपि उसका हृदय पहले ही काया हो चुका था। अंत में लिन जिफेंग और अन्य लोगों ने उसे अपनी कार छोड़ने और भागने के लिए मजबूर कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने जानबूझकर जिया झेंजिंग और उनके समूह की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम बदमाश बस इंतजार करो। ऐसे मूर्ख की जिया झेंजिंग को परवाह नहीं थी। सुरक्षा भाइयों का एक समूह अहंकारपूर्वक जोर से हंसा, मानो कह रहा हो, अगर हिम्मत है तो ईंट लेकर हम पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भाई। वह युवा और सुंदर महिला जो पहले जिया झेंजिंग और अन्य लोगों को नीची नजर से देखती थी, अब एक डांटे हुए कुत्ते की तरह भाग गई और जल्दी से एक टैक्सी बुलाकर कंपनी में घुस गई। वह गुस्से से उस आदमी पर बरस पड़ी और बोली, मुझे फिर कभी ढूंढने मत आना। वह आदमी आग बबूला हो गया और बेकाबू होकर गालियां देने लगा, रंडी। लगभग 15 मिनट के बाद आखिरकार किसी ने अपना आराम त्याग दिया, क्योंकि कुछ लोग स्पष्ट रूप से अपना काम किए बिना ही बैठे रहे। खाना तो ठीक है, लेकिन बातचीत करने की इतनी जरूरत क्यों है? एक छोटा सा शोर अचानक रुक गया, लेकिन जैसे ही सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे, एक गुलाबी पोश कार रेस्तरां के बगल में स्थित कैफे की ओर तेजी से बढ़ी। पोश का मॉडल काफी नया और अनोखा था। अपनी भावुक युवावस्था के अज्ञानी काल के दौरान लिन जिफेंग ने एक बार ऐसी स्पोर्ट्स कार के बारे में कल्पना की थी। अब उसके लिए ऐसी कारें आंखों को सुकून देने वाली चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिनका जिक्र करना भी मुश्किल था। हालांकि प्रशंसा की भावना के साथ लिन जिफेंग ने कार मॉडल पर एक अच्छी नजर डाली, लेकिन सबसे पहले बाहर निकलने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का गंजा और मोटा आदमी था। ऐसे मोटे जानवर के लिए लिन जिफेंग के पास सराहना करने लायक कोई स्वाद नहीं था। हालांकि जैसे ही उसकी तीक्ष्ण तारे जैसी आंखें दूर देखने वाली थीं, उसने एक महिला को देखा जिसके बालों में कुछ बैंगनी धारियां थीं, झाओ जुएमो, जिसने काले रंग का ओवल ऑफिस लेडी सूट पहना हुआ था। महिला का परिपक्व करिश्मा वास्तव में काफी आकर्षक था। म्यू यांग के तेजतर्रार और प्रदर्शनकारी आकर्षण से बहुत अलग उसकी आभा अत्यंत संयमित थी। पिछली बार सुरक्षा द्वार पर उन्हें अभी भी अच्छी तरह याद है कि कैसे इस साधारण महिला ने व्यापार विभाग के सुन शियानाओं के साथ भयंकर मौखिक लड़ाई की थी। कुछ सामान्य सी टिप्पणियों के बावजूद उसने सीधे तौर पर सुन शियानाओं पर प्रहार किया, जो अपनी धूर्तता के लिए कुख्यात थी, जिससे वह गुस्से से भर गई। यहां तक कि कुछ दिन पहले कंपनी के सुरक्षा गोदाम में हुई कंप्यूटर चोरी का मामला भी सुन शियानाओं से जुड़ा हुआ था, जिसका शिकार झाओ जुएमो स्वयं थी। आखिर वह किस तरह की महिला थी? लिन जिफेंग ने खुद को कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध होकर देखता हुआ पाया।
आज झाओ जुएमो ने अपेक्षाकृत रूढ़िवादी और स्टाइलिश तरीके से कपड़े पहने थे। ऊपर एक साधारण लेकिन असाधारण ग्रे और सफेद महिलाओं का बिजनेस सूट और नीचे हल्के गुलाबी लहजे के साथ एक काली स्कर्ट पहनी थी। नाजुक सफेद बेज रंग के मोजे शानदार और साधारण दोनों थे। उसकी कलाई पर काले रंग की ब्रांडेड महिलाओं की घड़ी थी जो स्पष्टतः सीगल की थी, जिससे पता चलता था कि उसकी कुछ रुचि थी। काले धूप के चश्मे ने उसके सुंदर चेहरे को लगभग पूरी तरह से ढक रखा था, फिर भी उसका शुद्ध सफेद और जैड जैसा चेहरा उसकी सुंदरता और शान को छिपा नहीं सका। मध्यम आयु वर्ग के अधिक वजन वाले व्यक्ति ने पहले तो विनम्रतापूर्वक झाओ जुएमो को कार से बाहर निकलने में मदद की, फिर स्वाभाविक रूप से उसकी पतली रेशम जैसी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन झाओ जुएमो स्पष्ट रूप से उससे दूर हो गई। उसके हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया। उसके चेहरे के भावों से पता चलता था कि वह इस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में बहुत अनिच्छुक थी। हालांकि काम के दायित्वों के कारण उसके पास उसके साथ व्यापारिक बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीआर विभाग प्रमुख होना सुरक्षा विभाग में काम करने जितना बेकार नहीं था। लगभग हर दिन उसे ग्राहकों के साथ भोजन करने और सामाजिक मेलजोल के लिए जाना पड़ता था। समाज में उन्हें हर तरह के लोगों से निपटना सीखना पड़ा। औसत व्यक्ति के लिए यह कोई आसान काम नहीं है। कई लोगों की नज़र में पीआर शब्द अक्सर गलत धारणा व्यक्त करता है। हालांकि किसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर पीआर का अर्थ निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। उन्हें न केवल आकर्षक दिखना चाहिए, बल्कि अचानक उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना से निपटने में भी सक्षम होना चाहिए। कभी कभी दूसरों के साथ अनुबंधों पर चर्चा करते समय कई लोग वास्तव में उनकी सुंदरता में अधिक रुचि रखते हैं तथा उनके प्रति आकर्षित होने के लिए व्यवसाय को एक बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार सुचारू करियर प्रगति के लिए इनमें से अधिकांश महिलाओं ने ग्राहकों के साथ भोजन, पेय और यहां तक कि उनके साथ सोने का भी अनुभव प्राप्त किया है। इस प्रकार पीआर का काम निश्चित रूप से उतना आकर्षक नहीं है जितना लगता है। यद्यपि लाभ बुरे नहीं है, लेकिन जीवन उतना उज्जवल नहीं है जितना कुछ लोग कल्पना करते हैं। कुछ पीआर तो इतने अधिक काम के आदी हो जाते हैं कि वे दिन भर कई ग्राहकों के साथ सोते हैं और इसके बाद भी ये व्यवसाय उनके साथ कोई अनुबंध नहीं करते। ऐसे चालाक बूढ़े लोमड़िया बाजार में बहुतायत में हैं। ऐसा लगता है कि झाओ जुएमो का आज ऐसे ही एक धूर्त व्यापारी से सामना हुआ था। 155 अध्याय 154 जीवन एक त्रासदी है। लिन जिफेंग ने अपने लिए एक कप चाय डाली। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक चंचल चाप बन रहा था क्योंकि उसने मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को झाओ जुएमो को अगले दरवाजे पर कैफे में ले जाते हुए देखा। अध्याय 154 जीवन एक त्रासदी है। लिन जिफेंग ने अपने लिए एक कप चाय डाली। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक चंचल चाप बन रहा था क्योंकि उसने मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को झाओ जुएमो को अगले दरवाजे पर कैफे में ले जाते हुए देखा। शुरू में वह सिर्फ जिज्ञासा से देखना चाहता था। हालांकि झाओ जुएमो ने मुश्किल से प्रवेश किया था। लगभग 15 मिनट बाद लिन जिफेंग के व्यंजन पूरी तरह से परोसे भी नहीं गए थे। उसने देखा कि सुन शियानाओ बहुत जल्दी में कई अधेड़ उम्र के तोंद वाले विभिन्न घृणित बालों के रंगों वाले पुरुषों को तेजी से इस ओर ले जा रहा था। सन शियानाओ के नेतृत्व में उग्र महिलाओं के एक समूह ने उस पोस्टकार को घेर लिया जिसमें झाओ जुएमो बैठे थे। दूर से और कांच के माध्यम से लिन जिफेंग स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका कि ये महिलाएं क्या कह रही थीं। हालांकि विशेष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण वह उनके होठों को पढ़कर ही उनके इरादे को मोटे तौर पर भांप सकता था। फिर भी केवल होंठ पढ़ना पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर क्योंकि यह बहुत दूर था और सुन शियानाओ ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसकी पीठ लिन जिफेंग की दृष्टि रेखा की ओर थी, लेकिन उन मोटी महिलाओं के होठों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई अच्छी बात नहीं थी। महिलाएं लगभग 10 मिनट तक पोस्ट को घेरे रहीं, लेकिन मालिक को बाहर आते नहीं देखा और अंततः वे और अधिक इंतजार नहीं कर सकी। सुन शियानाओ गाड़ी आगे बढ़ाकर चली गई, जबकि क्रोधित मोटी महिलाएं कैफे में इस तरह से घुस गईं, जैसे कि वे किसी शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ के नशे में हों। इस दौरान उनके मुंह से गंदी गालियां निकलती रहीं। लिन जिफेंग बाहर की स्थिति पर नजर रखते हुए अपना खाना खा रहा था। उन मोटी महिलाओं को कैफे में भागते हुए देखकर लिन जिफेंग ने मन ही मन कोसा, ये सोचकर कि ऐसा लगता है कि सुन शियानाओ बिना कोई परेशानी पैदा किए दिन नहीं गुजार सकती। भाई लिन, चलो चलें। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने वर्षों से कुछ नहीं खाया हो। जैसे ही व्यंजन परोसे गए उन्होंने तुरंत ही उन्हें खा लिया तथा मेज पर रखी लगभग सभी चीजें जल्दी से साफ कर दी। सौभाग्य से लिन जिफेंग की जेबें अभी भी गहरी थीं। भोजन अभी अभी परोसा गया था, लेकिन ये लोग जमकर शराब पी रहे थे। यद्यपि त्यानियु समूह ने काम के घंटों के दौरान शराब पीने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सौभाग्य से उनकी स्थिति अलग थी। थोड़ी बहुत शराब पीना तब तक कोई मुद्दा नहीं था जब तक कोई इसका जिक्र नहीं करता था। भाई लिन, मैं पहले ये टोस्ट तुम्हारे लिए पीऊंगा। झेंग लियांग एक हट्टा कट्टा आदमी था जो अच्छी या बुरी बातें कहना नहीं जानता था। उसने बस अपना पे उठाया और पी लिया। वह एक सीधा सादा आदमी था। जब से लिन जिफेंग त्यानियु पहुंचे थे तब से कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन इन दिनों में लिन जिफेंग को जानने के बाद झेंग लियांग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे थे। अब अगर किसी ने भी लिन जिफेंग के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की, चाहे कंपनी के अंदर हो या बाहर, झेंग लियांग निश्चित रूप से हथियार उठाकर लड़ाई करेगा।
ये पूर्वोत्तर के एक व्यक्ति की सच्ची विश्वसनीयता थी। सभी को खुश देखकर लिन जिफेंग अस्पष्ट नहीं रह सका। उसने लगातार कई टोस्ट पी लिए जिससे उसका गला सचमुच जल गया। शराब की गुणवत्ता का अंदाजा केवल पेट में जाने के बाद उसके स्वाद से लगाया जा सकता है। खाना खाते समय लिन जिफेंग को अचानक पेशाब करने की इच्छा हुई। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से माफी मांगी और फिर रेस्तरां के पीछे स्थित शौचालय की ओर चल पड़े। शौचालय की ओर जाते समय वे आधे नशे में लड़खड़ा रहे थे। जहां तक जनसंपर्क विभाग की झाओ जुएमो की बात है, लिन जिफेंग उससे परेशान नहीं होना चाहते थे। बेहतर था कि वह अपने काम से काम रखे, खासकर तब जब वह उससे परिचित नहीं था। संकट में फंसी युवती को बचाने वाले घिसे पिटे नायक की भूमिका निभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो बस अपना खाना खा सकता है, शराब पी सकता है और अपने पेशाब पर ध्यान दे सकता है। जैसे ही वह शौचालय में घुसा और अपनी पैंट की जिप खोली, उसके बगल में एक लंबा और भारी भरकम आदमी खड़ा था। यह आदमी काफी बड़ा था, लेकिन उसका छोटा भाई उसके भालू जैसे कद की तुलना में मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य था। यह एक छोटे इलायची के बीज जैसा था, लेकिन यह आदमी ऐसा लग रहा था कि वह पीछे नहीं हटेगा। जब उसने देखा कि लिन जिफेंग उसके गुप्तांगों को देख रहा है, तो उसका गुस्सा भड़क गया और उसने मूत्रालय में जोर से पेशाब करना शुरू कर दिया। ये हास्यास्पद और निराशाजनक दोनों था कि उसने लिन जिफेंग से अधिक पेशाब करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने अजीबोगरीब लोग देखे हैं, लेकिन मैंने इस तरह का अजीब व्यक्ति कभी नहीं देखा जो पेशाब करने की प्रतियोगिता आयोजित करता है। इससे भी अधिक नाटकीय बात यह थी कि इस चिलचिलाती गर्मी वाले दिन वहां वास्तव में काफी मक्खियां थीं। हालांकि रेस्तरां का बाथरूम बहुत साफ था, अधिकांश लोगों के रसोईघरों से भी अधिक साफ, फिर भी वहां कुछ मक्खियां थीं। हास्यास्पद बात यह थी कि वह व्यक्ति पेशाब से मदहोश होकर एक मक्खी पर पेशाब फेंक रहा था, मानो वह नशे में हो, और वह जोर जोर से हंस रहा था, जिससे उसकी गर्दन लाल हो गई थी। बेचारी छोटी मक्खी गोली लगने से विचलित हो गई, मानो वह नशे में हो। अंत में जब उस आदमी ने पेशाब करना समाप्त कर लिया, तो वह अपनी पैंट की जिप खोलने ही वाला था कि उसके चेहरे पर लिन जिफेंग की ओर एक ठंडी मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन कौन जानता था कि मक्खी, जो एक तिलचिट्टे की तरह मजबूत थी, उछली और मिसाइल की तरह सीधे उस आदमी के मुंह में जा गिरी। एक क्षण में वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसके हाथों ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा अत्यधिक लालिमा से विकृत हो गया और वह अपनी पैंट को ठीक से ऊपर खींचे बिना ही बाहर भाग गया। बिल्कुल। कुछ दर्शक बस मुस्कुराए। जीवन दिखावे से भरा है और ये दयनीय है कि कुछ लोगों के लिए उनका दिखावा दुखद रूप से समाप्त होता है, पूरी तरह से स्वप्रेरित दुख। पेशाब करने के बाद लिन जिफेंग कुछ सुरक्षा गार्ड साथियों के साथ ड्रिंक करने की सोचकर बाहर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी पैंट अभी पूरी तरह से ऊपर भी नहीं हुई थी। क्यूबिकल टॉयलेट से एक धीमी आवाज आए और एक महिला के हौंफने की आवाज आई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने लिन जिफेंग को असहज कर दिया। क्या यह हो सकता है कि यह बाथरूम भी युद्ध के लिए तैयार किया गया हो? कई सवालों के साथ लिन जिफेंग ने करीब से देखा। अचानक स्टॉल का दरवाजा खुला। एक जाना पहचाना चेहरा जो किसी भी देश को मोहित कर सकता था प्रकट हुआ। भीगा हुआ लिन जिफेंग की आंखों में घूर रहा था। चौंक कर लिन जिफेंग ने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची और अपने दोस्त को छुपा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे आधा ही छुपा पाया, इससे पहले कि वह सब कुछ देख लेती। तुरंत ही उसका पीला चेहरा लाल हो गया, लेकिन ये केवल कुछ ही क्षणों तक रहा। उसके बाद वह पुनः अपने सामान्य धैर्य में आ गई। चेहरे के मालिक को देखकर लिन जिफेंग भयभीत हो गया। ये जनसंपर्क विभाग से झाओ जुएमो था। क्या वह बगल वाले कैफे में नहीं था? वह रेस्तरां के पुरुषों के शौचालय में कैसे पहुंचा? लेकिन कौन जानता था कि झोंगहाई शहर के केंद्र में, जहां जमीन का हर इंच सोने के बराबर है, रेस्तरां के बाथरूम और कैफे के बाथरूम आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों पक्षों के लोग यहां शौच के लिए आ सकते थे, लेकिन अब झाओ जुएमो वास्तव में पुरुषों के शौचालय में भाग गया था। आश्चर्यचकित होकर लिन जिफेंग की नजर तेजी से उसकी बिजनेस कट पर बिखरे कॉफी के अवशेषों पर पड़ी। जब झाओ जुएमो ने पहली बार लिन जिफेंग को देखा, तो वह भी आश्चर्यचकित थी। यद्यपि वे पहले भी कुछ समय के लिए मिले थे, लेकिन उनकी स्थिति में असमानता के कारण झाओ जुएमो ने कभी इस प्रकार के आदमी पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि लिन जिफेंग को तियान्यू सुरक्षा वर्दी में देखकर उसकी आंतरिक उथल-पुथल अचानक अराजकता में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। झाओ जुएमो की वर्तमान स्थिति को जानते हुए लिन जिफेंग ने अंततः मदद करने का फैसला किया। उस पर गलत तरीके से रखेल होने का आरोप लगाया गया था और किसी ने उसे घेर लिया था, और जिस व्यक्ति ने उसे परेशानी में डाला था वह निश्चित रूप से सुन चियानाव था। 156 अध्याय 159 भाग्य एक धारावाहिक की तरह है। अध्याय 159 भाग्य एक नाटकीय धारावाहिक की तरह है। ध्यान भटकाने के लिए वे दोनों शौचालय में ही रुके रहे और उनके बीच हल्की फुल्की छेड़खानी भी हुई। उन महिलाओं के जाने के बाद झाओ जुएमो धीरे धीरे शौचालय से बाहर आया। झाओ जुएमो ने कहा, आज जो हुआ उसके बारे में आपको बात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, ऐसा सीधा अनुरोध करना उसे ठीक नहीं लगा। आखिरकार उसने उसकी मदद की थी और उसके पास उससे मांग करने का कोई कारण नहीं था।
लिन जिफेग ने बस मुस्कुराते हुए अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाए। चिंता मत करो सुंदर, मेरे होंठ सील कर दिए गए हैं। गरज उन्हें हिला नहीं सकती, बर्फ उन्हें तोड़ नहीं सकती। लिन जिफेग की खिली मुस्कान और उनके विनोदी शब्दों को देखकर झाओ जुएमो का चेहरा और भी गर्म हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, विचारों में खो गई। लिन जिफेंग से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इस डर से कि वह उसके दिल के रहस्यों को देख लेगा। लिन जिफेंग कब चले गए उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह वास्तविकता में वापस आए, उसके गुलाबी गाल धीरे धीरे बर्फ से ढक गए और वह अचानक एक अलग व्यक्ति की तरह लगने लगी। कंपनी में उनके सामान्य गरिमा में और शालीन व्यवहार की तुलना में यह एक बिल्कुल अलग तस्वीर थी। अगर लिन जिफेंग इस समय भी यहाँ होते तो शायद उन्हें झटका लगता। लिन जिफेंग के पुरुषों के शौचालय से चले जाने के बाद वे गपशप करने वाली महिलाएं अभी भी बाहर घूम रही थीं, फुसफुसा रही थीं और कुछ योजना बना रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे झाओ जुएमो को न पाकर असंतुष्ट थीं। हालांकि लिन जिफेंग को उनकी कोई परवाह नहीं थी और वह सीधे रेस्तरां की ओर चल पड़ा। लेकिन जब उन्होंने लिन जिफेंग को पुरुषों के कमरे से बाहर आते देखा तो वे हैरान रह गए। उनमें से एक महिला, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा तिल था, ने अजीब सी मुस्कान के साथ लिन जिफेंग को रोका। क्या आप अभी अभी पुरुषों के शौचालय से बाहर आए हैं? अवरुद्ध। लिन जिफेंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसके मुंह से एक सिगरेट लटक रही थी क्योंकि वह मोटी महिला को देख रहा था। उसका शरीर वसा से हिल रहा था। क्या अब मार्शल आर्ट की दुनिया में शौचालय का उपयोग करना गैरकानूनी है? क्या आपको तब भी निगरानी रखने की जरूरत है जब कोई शौच करता है? उसकी घृणित चर्बी को देखते हुए लिन जिफेंग वास्तव में अब और नहीं देखना चाहती थी। हे गैरकानूनी? क्या मैंने कहा कि तुमने कुछ गैरकानूनी किया है? अधिक वजन वाली महिला अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए गुस्से में दिख रही थी। लिन जिफेंग की अश्लील भाषा सुनकर वे घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। उसकी नजर में लिन जिफेंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने एक आदमी था जो बिना किसी कारण के खुद को बड़ा दिखा रहा था। आखिरकार वह एक धनी उत्तराधिकारी थी और उसने जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से लिन जिफेंग द्वारा कही गई किसी भी बात से अधिक मजबूत था। उसी समय कई महिलाएं उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं, मानो झगड़ा शुरू करने के लिए उत्सुक हों। जैसे ही लिन जिफेंग उनसे झगड़ा करने वाला था, सुरक्षा भाई झांग मिंग, जिन्हें तुरंत पेशाब करने की जरूरत थी, दूर से उनके पास आ गए। भाई लिन, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या शौचालय का उपयोग करने में इतना समय लगता है? हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, झांग मिंग ने कहा। झांग मिंग स्पष्ट रूप से थोड़ा नशे में था। वह बेफिक्र होकर लिन जिफेंग की ओर बढ़ रहा था। वह बेसब्री से लिन जिफेंग की तलाश कर रहा था, लेकिन काफी देर तक उसे न देख पाने के बाद वह देखने के लिए बाहर आया तो उसने पाया कि लिन जिफेंग मोटी महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ है। शराब के नशे में लाल हो चुके उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। अब पूरी सुरक्षा टीम की नजर में लिन जिफेंग की प्रतिष्ठा ताई पर्वत जितनी ही मजबूत थी। हालांकि लिन जिफेंग ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी और बचाव के लिए झांग मिंग की ओर नहीं देखा। लेकिन झांग मिंग मूर्ख नहीं था। आखिर एक वयस्क पुरुष इन मोटी महिलाओं के साथ क्यों संबंध रखेगा? इसमें कुछ चालाकी अवश्य शामिल थी। चेहरे पर तिल वाली एक महिला को लिन जिफेंग को आक्रामक तरीके से घेरते देख झांग मिंग क्रोधित हो गया। उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और शराब के नशे में लिन जिफेंग से पूछा, भाई लिन, क्या हो रहा है? लिन जिफेंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक असहाय अभिव्यक्ति दी और कंधे उचका दिए। झांग मिंग को तब समझ आया, ये लोग बोरियत से बचने के लिए बस परेशानी ढूंढ रहे थे। इसलिए झांग मिंग ने पहले लिन जिफेंग को जाने दिया और फिर गपशप करने वाली महिलाओं से लड़ना शुरू कर दिया। इन महिलाओं से निपटना झांग मिंग के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह एक आंगन वाले घर में पला बड़ा था और उसने सभी प्रकार के कर्कश व्यवहार देखे थे। इन धनी कर्कश महिलाओं से भिड़ना तो दूर की बात थी। झांग मिंग के इरादों को समझते हुए लिन जिफेंग ने देर नहीं की। उसने जल्दी से झांग मिंग की ओर प्रशंसा भरी नजर डाली और भीड़ में गायब हो गया। इस बीच झांग मिंग एक जोक की तरह महिलाओं के साथ जिद्दी तरीके से उलझा रहा और अंततः उन्हें भगा दिया। उसके निरंतर अपमान से पूरी तरह से अपमानित हुआ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गाली देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जो इस तरह गाली देता हो जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। वे सचमुच अपने शब्दों से मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद लिन जिफेंग ने दूर से सुन शियानाओ को देखा, जो धूप का चश्मा पहने हुए थे और लगातार अपने फोन से रेस्तरां की तस्वीरें ले रहे थे। लिन जिफेंग को थोड़ा निराशा हुई। क्या एक ही कंपनी के लोगों को वास्तव में इतनी दूर तक जाना चाहिए? भले ही दो विभाग अपने अपने हितों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, क्या इस तरह की गलाकाट रणनीति अपनाना आवश्यक है? क्या ये सचमुच इतना मनोरंजक है? ये देखकर लिन जिफेंग वास्तव में झाओ जुएमो की मदद करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि अगर झाओ जुएमो नहीं दिखा तो सुन जियानाओ बस ऐसे ही इंतजार करता रहेगा। अरे सुंदरी, क्या तुम मेरी तस्वीरें ले रही हो? लिन जिफेंग मुस्कुराते हुए सुन शियानाओ की कार के पास गए, झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। भाड़ में जाओ। अपने फोन स्क्रीन पर अचानक एक सिर उभरता देख सुन शियानाओ लगभग डर के मारे मर गई। अरे सुंदरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम चुपके से मेरी तस्वीरें ले रहे हो?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप वाकई कुछ लेना चाहते हैं तो आप मेरे लिए एक बेहतर दृश्य क्यों नहीं चुनते और मैं आपके लिए कुछ और बॉस पोज दूंगा, कैसा रहेगा? कार के बाहर वह आदमी खिलखिलाकर खिड़की पर दस्तक दे रहा था और इस बार सुन शियानाओ अंततः परेशान होने लगा। खिड़की नीचे करने के बाद उसने अप्रसन्न चेहरे के साथ पूछा, आप क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा होऊंगा तो मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ? लिन जिफेई को लगा कि उसका सवाल थोड़ा अजीब था। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सुन शियानाओ उससे लगभग निराश होकर मर ही गया था। कुछ नहीं, क्या तुम मेरी तस्वीरें नहीं ले रहे हो? इसलिए मैं आपको कुछ और पोज देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उसके सामने खड़ा सुरक्षा गार्ड हंसता रहा। आपको मेरे लिए पोज देने के लिए किसने कहा? सुन शियानाओ अवाक रह गई, दुनिया में इतना परेशान करने वाला सुरक्षा गार्ड कैसे हो सकता है? तो फिर तुम अपने फोन से मेरी तस्वीरें क्यों लेते रहते हो? अगर मैं कुछ पोज नहीं दूंगी तो आप अच्छी फोटो कैसे ले सकते हैं? तुम्हारी तस्वीरें कौन ले रहा है? सुन शियानाओ को अपने सामने खड़ा सुरक्षा गार्ड थोड़ा अजीब लगा। वह स्पष्ट रूप से ये देखने के लिए तस्वीरें ले रही थी कि क्या झाओ जुएमो इस तरह की दिशा से बाहर आएगा, वह उसकी तस्वीरें क्यों लेगी? क्या मेरे पास सुन शियानाओ के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? ओह, शायद मैंने गलत समझा, मुझे लगा कि आप मेरी तस्वीरें ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ और बॉस पोज दिए। मैंने कैसा किया? क्या मेरे बॉस का पोज मानक के अनुरूप था? ये देखकर सुन शियानाओ की भी तस्वीरें लेने में रुचि खत्म हो गई। वह उदास चेहरे के साथ उसकी ओर ध्यान न देते हुए मुड़ गई और उसने लिन जिफेंग की शक्ल पर ठीक से नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना सामान पैक किया और सीधे चली गई। ये देखकर लिन जिफेंग अपनी हंसी रोक नहीं सके। रेस्तरां की दिशा में देखते हुए लिन जिफेंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कंधे उचका दिए, खुद से सोचते हुए, मैंने जितना हो सकता था उतनी मदद की है, अब यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर है। 157 अध्याय 160 एक महिला का दिल एक गहरे समुद्र की सुई है। अध्याय 160 एक महिला का दिल एक गहरे समुद्र की सुई है। सुरक्षा विभाग में लौटने के बाद अधिकांश लोग खाना खाने चले गए थे। सुरक्षा विभाग में केवल कुछ ही लोग अपनी शिफ्ट बदलते रहे और झाओ जुएमो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ये कहावत की तरह था, अंत तक मदद करो। जनसंपर्क विभाग में जाने से पहले कुछ क्षण के लिए सुरक्षा में रुके, जो अपनी कई सुंदरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा सबने कहा था। जनसंपर्क विभाग में कार्यरत सभी सुंदरियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं तथा प्रत्येक ने पिछली से कम कपड़े पहने हुए थे। यह एक जगमगाती प्रतिद्वंद्विता का स्थान था और एक पवित्र क्षेत्र भी था जिसके लिए कई लोग लालायित रहते थे। कौन जनसंपर्क विभाग का दौरा नहीं करना चाहेगा? सिवाय लिन जिफेंग जैसे किसी व्यक्ति के जो सुरक्षा गार्ड के रूप में प्रच्छन्न था। जनसंपर्क विभाग में अंदर बाहर घूम सकता था, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को निगरानी में पकड़ लिया जाता और मानव संसाधन विभाग को सौंप दिया जाता। अरे, क्या ये युवा सुरक्षा गार्ड नया है? वह काफी सुंदर है। ओह, कहाँ? वह काफी अच्छा है, उसका शरीर भी मजबूत दिखता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि बिस्तर में उसका कौशल कैसा है। तुम छोटी सी मोहिनी लोमड़ी, कोई भी आदमी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। अब तुम इस युवा सुरक्षा गार्ड के साथ भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। लिन जिफेंग को लगा कि उस समय उसका सिर अविश्वसनीय रूप से बड़ा हो गया था। क्या यह अभी भी जनसंपर्क विभाग है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं लोमड़ी के बिल में आ गया हूँ। अरे हैंडसम, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जैसे ही लिन जिफेंग ने कक्षीय कार्यालय में प्रवेश किया, कई महिलाएं जो आराम कर रही थीं और मेकअप कर रही थीं, उन पर मुस्कुराने लगीं। अरे नहीं, लिन जिफेंग ने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से उत्तर दिया। हे, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप क्या सोचते हैं? हे छोटी सी मोहिनी लोमड़ी, क्या तुम इसके लिए जाना चाहती हो? यदि आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। लंबे बालों वाली आकर्षक महिला मेज की दूसरी ओर से लिन जिफेंग के शरीर का जायजा लेती रही। इससे लिन जिफेंग कुछ शर्मिंदा हो गया। यहां से चले जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इतना अच्छा आदमी बिस्तर में भी बहुत अच्छा होगा। माफ कीजिए, डायरेक्टर झाओ का ऑफिस कहाँ है? लिन जिफेंग ने महसूस किया कि जितनी देर वह सुनता रहा, उसके गाल लाल होते जा रहे थे। हे, आप यहाँ डायरेक्टर झाओ से मिलने आए हैं? हमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आए। इस बिंदु पर केले को छील रही एक आकर्षक महिला ने लिन जिफेंग को मुस्कुराते हुए देखा और अपनी प्यारी गुलाबी जीभ से छिलके वाले केले को अपने रसीले होठों के बीच आगे पीछे किया। लिन जिफेंग न केवल ठिठक गई, बल्कि उसके बगल में बैठी महिलाओं ने भी उसकी छाती को थोड़ा सा धक्का दिया। आउच! मुझे वहां मत काटो, मैं इन चीजों से अपना गुजारा करती हूँ, महिला ने दर्द से कराहते हुए कहा। ऐसे ही चाटते रहो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम किसी से अपराध करवा लोगे? हे, उन्हें अपराध करने दो, मैं वैसे भी घर पर अकेली, खाली और ठंडी हूँ। मैं सचमुच एक लोमड़ी के बिल में चला गया हूँ। उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग उनकी खूबसूरती की एक झलक पाने के लिए हर दिन जनसंपर्क विभाग की ओर दौड़ते हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये महिलाएं इतनी सहजता से लोगों के साथ छेड़खानी करने का साहस करती हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनी के वे पुरुष जो अपने निचले हिस्से से सोचते हैं अक्सर यहाँ दौड़े चले आते हैं और अपने आकर्षण का आनंद लेने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। ओह, और तुम औरतों को भी देखना चाहता हूँ। आदमी का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी ठुड्डी खुजाली। हे, डायरेक्टर झाओ अभी अभी वापस आई, वह अभी अपने ऑफिस में है, आप क्यों नहीं जाकर देख लेते? धन्यवाद। लिन जिफेग ने सिर हिलाया। इन जीवंत युवा महिलाओं की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये महिलाएं ज्यादातर जनसंपर्क विभाग की अधिकारी थीं, जो भोजों में अपने सामान्य दृश्यों में हवा और बारिश को लगभग नियंत्रित कर सकती थीं। पुरुषों को छेड़ना और फुसलाना लगभग उनकी विशेषज्ञता थी, एक ऐसा कौशल जिस पर वे अपनी आजीविका चलाने के लिए निर्भर थे। लिन जिफेंग को डर था कि अगर वह और अधिक समय तक रुका तो वह सचमुच नियंत्रण खो देगा। उन्होंने पाया कि झाओ जुएमो पहले ही कपड़े बदल चुकी थी और अपने कार्यालय में बैठकर दस्तावेजों का काम कर रही थी। वह बिल्कुल अप्रभावित लग रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ऐसा लग रहा था कि लिन जिफेंग ने इन महिलाओं को कम करके आंका था। यद्यपि वे बाहर से कमजोर दिखाई देते थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक दूसरे से अधिक चालाक था। उदाहरण के लिए सुन शियानाओ को ही लीजिए, जो एक विशिष्ट दुष्ट रानी है। झाओ जुएमो को हराने के लिए उसने लगभग हर संभव कोशिश कर ली थी। कंपनी में, जहां अक्सर आपसी हितों से जुड़े मामले होते थे, कौन जानता था कि कौन किसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। आउच! जैसे ही लिन जिफेंग जाने के लिए मुड़ रहा था, अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। उसे अपनी छाती में कोमलता महसूस हुई और ऑर्किड की हल्की सुगंध लगातार उसके नथुनों पर छा रही थी। डायरेक्टर सन, ये फिर से आप है। सुन शियानाओ ने भौहें चढ़ाई और अपनी छाती रगड़ती रही। उसने पहले से ही एक लो कट टॉप पहना हुआ था और उसकी हल्की रगड़ से सफेद सुगंधित त्वचा के बड़े बड़े हिस्से अपनी चमक प्रकट कर रहे थे। हे डायरेक्टर सन, नमस्ते, लिन जिफेग ने हंसते हुए कहा। उसकी नजर समय समय पर सन जियानाओ के एक विशेष क्षेत्र पर जा रही थी। आप कहाँ देख रहे हैं? क्या तुमने पहले कभी इतने बड़े नहीं देखे? सुन शियानाओ को उससे साफ तौर पर नफरत होने लगी थी। दिन भर में वे कई बार एक दूसरे से टकरा चुके थे। इसके अलावा इस बार तो स्थिति और भी बदतर थी। उसके सीने का वह हिस्सा जो उसके कार्यालय में गद्देदार था, उसके टकराने से लगभग टूट गया था। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं। देखना चाहोगे? हाँ, लिन जिफेग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। छूना चाहते हो? हाँ। तो तुम चाहते हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे लिए ये काम अच्छी तरह से कर दोगे तो मैं तुम्हें इसे देखने और छूने दूंगी। कैसा रहेगा? सुन शियानाओ की मोहक शर्मीली निगाहें थोड़ी बदल गईं, मानो वह कुछ योजना बना रही हो। बिल्कुल नहीं, लिन जिफेंग ने बिना कुछ सोचे समझे मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यों? सुन शियानाओ ने उसे अपनी मोहक आंखों से देखा, समझ नहीं पा रही थी कि इतनी उत्तेजना के बीच कोई उसका विरोध कैसे कर सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं निदेशक सन, आप मजाक कर रहे होंगे। आप मेरे जैसे सुरक्षा गार्ड में कैसे रुचि ले सकते हैं? इसके अलावा मैं वास्तव में आपकी किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकता, लिन जिफेग ने ईमानदारी से कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुन शियानाओ अंदर से निराश थी और उसके मन में काली रेखाएं उभर आई थीं। उसने कार्य भी निर्दिष्ट नहीं किया था और उसने पहले ही उसे साफ मना कर दिया था, जो काफी दुखदायी था। बस मुझे निदेशक झाओ को बाहर निकालने में मदद करें और मैं आपके सभी अनुरोधों से सहमत हो जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? ये देखकर कि उसके सामने खड़ा अनजान सुरक्षा गार्ड स्पष्ट रूप से उसके इरादे को नहीं समझ पाया है, सुन शियानाओ ने अपने होंठ भींचे और एक और बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दिया। दुर्भाग्यवश युवा सुरक्षा गार्ड ने फिर भी अपना सिर हिलाया। बेकार आदमी। सुन शियानाओ के उत्साहित सुंदर चेहरे पर अंततः कुछ झुंझलाहट दिखाई दी। ओह, हम एक साथ नहीं सोए हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं बेकार हूं? इस बिंदु पर लिन जिफेग ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। सुन शियानाओ ने तिरस्कार से भरी ठंडी सांस ली और उसे अनदेखा करते हुए सीधे झाओ जुएमो के कार्यालय की ओर चल पड़ा, ये देखने के लिए कि झाओ जुएमो, जो अभी अभी कैफे में था, अचानक वापस क्यों आ गया। इससे सुन शियानाओ पूरी तरह से चकित रह गया। ये देखकर लिन जिफेग ने भी आगे हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। अब दोपहर के भोजन का समय हो गया था और हर कोई खाना खाने चला गया। उसका अपना पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था। ईमानदारी से कहूं तो तियानयू ग्रुप में 1 या 2 दिन से अधिक समय तक रहने के बाद भी लिन जिफेंग ने अभी तक कैंटीन में खाना नहीं खाया था। इन दिनों वह एक जंगली आदमी की तरह इधर उधर भागता रहता था, यहाँ तक कि अपना खाना भी बाहर ही खाता था, सिवाय कैंटीन में हाल ही में किए गए कुछ रात्रिभोजों के। कैंटीन के शानदार पैमाने को देखकर लिन जिफेंग वास्तव में आश्चर्यचकित था। एक सरसरी निगाह डालने पर पता चला कि कैंटीन 3 मंजिलों में विभाजित थी। पहली मंजिल सामान्य कर्मचारियों के लिए थी, दूसरी मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए थी तथा सबसे ऊपरी मंजिल वरिष्ठ प्रबंधन के लिए थी। ऐसा लगता था कि कैंटीन में भी रैंप होती थी और निश्चित रूप से भोजन में भी रैंप होती थी।
लिन जिफे की उम्मीदों के विपरीत जब उन्होंने सब्जियों और मांस दोनों से भरी एक ट्रे उठाई तो वे कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि तियानियो समूह वास्तव में कोई खर्च नहीं छोड़ता है, बस बुनियादी भोजन मेरी उम्मीदों से परे है, सब्जियों, मांस और सूप के साथ पूरा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग तियानियो में काम करना चाहते हैं। झोंगहाई शहर में न केवल उपचार सर्वोत्तम है बल्कि कैंटीन का भोजन भी काफी अच्छा है। चूंकि लिन जिफेंग ने काम जल्दी खत्म कर लिया था और जब वह वापस लौटा तो कैंटीन में खाना परोसना शुरू हो चुका था, इसलिए उसका समय इससे अधिक सही नहीं हो सकता था। जैसे ही लिन जिफेंग खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, उनकी कैंटीन में वित्त निदेशक झांग जीक्सी से मुलाकात हो गई। यह महिला विशेष रूप से संकोची थी, मानो वह कोई बच्ची हो जिसने कुछ गलत किया हो। जब भी लिन जिफेंग की उपस्थिति उसके पास से गुजरती थी, वह कम चर्चित और डरपोक थी, फिर भी उसके गरिमामय और सुरुचिपूर्ण आचरण ने कई क्रूर निगाहों को आकर्षित किया। महिलाएं ईर्ष्यालु, जलनशील और घृणा से भरी हुई थीं, जबकि पुरुषों का दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। शिष्टाचार के नाते लिन जिफेंग ने एक शर्मीली मुस्कान दी और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए झांग जीक्सी ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर निर्णायक रूप से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। सबकी आंखों के सामने पूरे कैंटीन में हलचल मच गई। सैकड़ों जोड़ी चमकती आंखें एक साथ झांग शीक्सी की ओर उठी, लेकिन झांग शीक्सी को इसकी आदत थी और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस अपने कर्तव्यों को पूरा करना था और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना था। वह एक सामान्य आज्ञाकारी कंपनी की लड़की थी, न तो आक्रामक और न ही तरकीन रूप से टकराव वाली। तियानियो के युद्ध क्षेत्र जैसे माहौल में भी वह वित्त निदेशक के रूप में अपने पद पर बनी रही, जिससे पता चला कि उनमें वास्तव में क्षमता थी। लेकिन जैसे ही झांग शीक्सी ऊपर जाने वाली थी, उसकी मुलाकात विज्ञापन योजना विभाग के फैन जियान से हो गई। लिन जिफेंग द्वारा दबाए जाने के बाद से ये लड़का बहुत चुप था, लेकिन हाल ही में कई विज्ञापन योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह फिर से खुद से काफी खुश महसूस करने लगा था। आखिरकार वह भी एक निदेशक थे और कंपनी के लिए उन्होंने जो लाभ कमाया उसकी तुलना एक साधारण सुरक्षा गार्ड से नहीं की जा सकती थी। फैन जियान दूसरी मंजिल से नीचे आया, एक आकर्षक मुस्कान के साथ झांग शीक्सी से टकराया। उसकी अभिव्यक्ति काफी स्त्रीवत थी। शीक्सी, दोपहर के भोजन के लिए आए हो? कंपनी के अनोखे स्त्रीवत चरित्र के कारण कंपनी में लगभग सभी लोग उसे नापसंद करते थे। वह दिन भर लापरवाही से अपनी उंगली हिलाते रहते थे, जिसे देखना बहुत असहज था, और इससे भी अधिक गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उन्हें विज्ञापनों की शूटिंग के बाद लोगों के नितंबों को थपथपाना पसंद था। कभी कभी तो उत्तेजित होने पर वह उन्हें चुटकी भी काट लेते थे। दूसरों की असुविधा पर अपनी खुशी का निर्माण करते हुए सभी लोग लंबे समय से उसके प्रति उदासीन थे। 158 अध्याय 161 एक महिला के कारण उत्पन्न परेशानियां। अध्याय 161 एक महिला के कारण उत्पन्न परेशानी। झांग जीक्सी कंपनी में एक प्रसिद्ध वित्तीय निदेशक थे और एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। वह बहुत अधिक बोलना पसंद नहीं करती थी और सभी सुंदरियों में से वह सबसे आसानी से घुलने मिलने वाली सुंदर महिलाओं में से एक थी। उनमें न तो अहंकारी स्वभाव था और न ही वह दबंगई थी जो आमतौर पर करियर प्रेरित महिलाओं में पाई जाती है, बल्कि वह दूसरों के प्रति अधिक समझदार और मददगार थी, जिसने उसे तियानियो समूह में एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा दिलाई थी। यहां तक कि एल्फ सुन शियानाओ भी उसके साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल गया। इस भयंकर प्रतिस्पर्धी समूह में जहां संघर्ष तीव्र था, लगभग सभी ने छल का मुखौटा पहना हुआ था और प्रत्येक व्यक्ति के अपने गुप्त उद्देश्य थे। अपने मार्ग में आने वाले शत्रुओं को लगातार पराजित करके ही कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच सकता है। ऐसे योग्यतम का अस्तित्व कॉर्पोरेट वातावरण में अच्छे और बुरे दोनों तत्व थे। प्रतिस्पर्धा के बिना बाजार में मान्यता नहीं होगी, प्रतिद्वंद्वियों के बिना सान पर धार नहीं लगेगी। अधिकतर मामलों में झांग शीक्सी ने दूसरों को समझने और उनकी जरूरतों पर विचार करने का विकल्प चुना। कभी भी अपने सहकर्मियों के साथ तुच्छ मामलों पर झगड़ा नहीं किया या पर्दे के पीछे चालाकी और षड्यंत्र में शामिल नहीं हुई। वह एक किसान लड़की जो वित्तीय निदेशक के पद तक पहुंची थी, बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। फैन जियान की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकते देख झांग शीक्सी ने मुस्कुराकर और विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्यों न हम लोग साथ चले? आप साथ मिलकर खाने के बारे में क्या सोचते हैं? झांग शीक्सी के सौम्य और आकर्षक व्यवहार, अड़ू के फूलों जैसे गाल और शरद ऋतु के पानी की तरह झिलमिलाती आंखें, उसकी नाजुक सुंदरता इतनी ताजा और गोरी, उसके गोल गाल इतने आकर्षक देखकर एक मुस्कुराहट ने फैन जियान को गलती से यह विश्वास दिला दिया कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। इसलिए उसने ये पूछने की पहल की कि क्या वे एक साथ भोजन कर सकते हैं। फैन जियान स्त्रीवत होने के बावजूद अभी भी एक सामान्य पुरुष था और किसी भी अन्य पुरुष की तरह ही सुंदर महिलाओं के पीछे उतनी ही तीव्रता से पड़ा रहता था, विशेष रूप से झांग जीक्सी जैसी महिला के पीछे जो दिखने में बहुत सुंदर थी और जिसका चरित्र भी अच्छा था। यह शायद इतना उचित न हो। शायद आप क्यों नहीं, डायरेक्टर फैन जियान के साथ भोजन करने के निमंत्रण को सुनकर झांग जीक्सी को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हमेशा आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अन्य पुरुषों के साथ भोजन कैसे कर सकती थी? वह अधिक से अधिक अपने कुछ परिचित मित्रों के साथ ही खाना खाती थी।
तियानयू समूह में अफवाह फैलाने वाले माहौल के कारण वह उसके साथ भोजन करने का निमंत्रण सहजता से स्वीकार नहीं कर सकी। कंपनी हमेशा से ही ऑफिस रोमांस के खिलाफ रही है, और यदि कुछ बेईमान व्यक्ति इस घटना को किसी ऐसी चीज में बदल देते हैं जो असल में नहीं है, तो वह ये नहीं कह सकती कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। इसके अलावा भले ही झांग शिक्सी का चरित्र अच्छा था, फिर भी ऐसे लोग थे जिनके साथ वह मेलजोल नहीं रखना चाहती थी। इसमें समस्या क्या है? अकेले खाना या साथ में खाना, सब एक ही बात है। हम अजनबी नहीं हैं और साथ में खाना खाना बेहतर है ना? इसके अलावा भोजन करते समय हम काम के मामलों पर बात कर सकते हैं और भविष्य में सहयोग के किसी भी संभावित अवसर पर चर्चा कर सकते हैं। क्या ये सर्वोत्तम नहीं होगा? फैन जियान का नाम वाकई बहुत अच्छा था। वह इतनी तार्किकता से बेशर्मी से बातें करता था कि लिन जिफेंग, जो हमेशा खुद को मोटी चमड़ी वाला समझता था, भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन इस जानवर को बिल्कुल भी आत्म जागरूकता नहीं थी। वह सीढ़ियों के पास बैठा था, जहां शिक्सी की मदद के लिए की जा रही याचना भरी निगाहों से अनजान था। अपनी प्लेट में रखे भोजन को ऐसे निगल रहा था जैसे उसने सदियों से कुछ खाया ही ना हो। उसकी भूख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। झांग शिक्सी ने बचाव की उम्मीद में एक से अधिक बार संकेत भी दिया, लेकिन वह पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसने उसकी आवाज सुनी भी है या नहीं। झांग शिक्सी की आंखों के कोने से लिन जिफेन की ओर देखती निगाहों को देखकर उसका चेहरा, जो पहले मुस्कुराहटों से भरा था, तुरंत काला पड़ने लगा। उसकी अभिव्यक्ति यथासंभव अनाकर्षक हो गई, और यहाँ तक कि उसके खाने का तरीका भी उसे विशेष रूप से परेशान करने लगा। फैन जियान कुछ समय पहले हुए अपमान को कभी नहीं भूलेगा, न ही चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का दर्द। इन दिनों में वह खुद को उस अप्रिय घटना को भूलने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार वह एक निदेशक स्तर के व्यक्ति थे जिनका वार्षिक वेतन 10 लाख था, इसलिए ऐसे लोगों पर गुस्सा करना उनके लिए नीचता की बात थी। फिर भी उसका दर्जा जितना ऊंचा होता गया, उसका दिखावटी हृदय उतना ही अधिक उलझता गया। अब हर दिन काम पर जाते समय भी वह अपने चेहरे को जलता हुआ महसूस कर सकता था। इस तरह से अपमानित महसूस कर रहा था, और जब उसने लिन जिफेन को उसके किए पर पछतावा कराने की कसम खाई थी, तो उसे अपने सहयोगियों से थप्पड़ और उपहास का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा अपमान था जिसे फैन जियान कभी नहीं भूलेगा। खासकर जब भी वह उस दृश्य को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में गहरी नफरत बाहर आ गई हो। लेकिन उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह सब किसने किया। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस छोटे सुरक्षा गार्ड को धमका न रहे होते, तो क्या वह आपका विरोध करता? जहां तक लिन जिफेन का सवाल है, वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि उसे उकसाया न जाए। यदि किसी के पास उसे उकसाने और उसकी सहनशीलता का उपयोग बेशर्मी के लिए करने के अलावा और कोई बेहतर काम न हो, तो क्षमा करें, वह आपके साथ सबसे सरल और सबसे सीधे तरीके से निपटेगा। किसी की नजर में न आने पर वह आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपकी दुम दबाकर भाग जाएगा। यहां तक कि सुरक्षा के चतुर प्रमुख हुआंग डैमिंग एक बार लिन जिफेंग से पराजित हो गए थे, और उन्होंने गुप्त रूप से 20,000 बिग मनी खो दी थी, और उन्होंने उस नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया था। लिन जिफेंग को इतना लापरवाह और निचले स्तर के कर्मचारियों के समान भोजन खाते हुए देखकर फैन जियान को तुरंत घृणा महसूस हुई। अंदर के भोजन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सुअर के मांस से बेहतर नहीं है। वह उपहासपूर्ण तिरस्कार महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, ये सोचकर कि यदि पिछली मुठभेड़ में उसने अपनी जमीन खो दी थी, तो उसे इस बार उसे फिर से हासिल करना होगा। अन्यथा उसे देखकर वह हमेशा असहज महसूस करता। जिक्सी, हम कंपनी के नेतृत्व के उच्च स्तर पर हैं। कम से कम हम कंपनी की गरिमा को तो नहीं खो सकते। कुछ निम्न स्तर के सुरक्षा गार्डों के विपरीत, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं सिर्फ इसलिए कि वे नेताओं का पक्ष लेते हैं तथा हमेशा आत्मा महत्वपूर्ण होने का नाटक करते हैं, हकीकत में वे सिर्फ चाटुकार हैं, सुअरों की तरह खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों से कुछ नहीं खाया है। फैन जियान ने कहा, मैं उन लोगों से पूरी तरह घृणा करता हूं जो कंपनी में सिर्फ खाने और मरने का इंतजार करने आते हैं, कभी अपना उचित काम नहीं करते हैं। उनके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने नाखूनों को रंग दिया था। एक अजीब स्त्री स्वर में लिन जिफेंग का मजाक उड़ाया। उसने अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि लिन जिफेंग सुन लेगा, जबकि लिन जिफेंग बस अपना खाना खाता रहा, मानो उसने कुछ भी नहीं सुना हो। झांग जिक्सी को लगा कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है और उसने चुपचाप सोचा, क्या ये हो सकता है कि फैन जियान द्वारा कंपनी के भीतर मचाया गया सारा हंगामा इस सुरक्षा गार्ड के साथ संघर्ष के कारण था? तो ये वह था। जिक्सी के होंठ आश्चर्य से खुल गए, उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फैन जियान के उपहास के बावजूद सुरक्षा गार्ड अविचलित रहा और चुपचाप अपने भोजन का आनंद लेता रहा, जिसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच नहीं सुना हो? दिल से जिक्सी दयालु थी और वास्तव में नहीं चाहती थी कि उसके सामने कोई अप्रिय घटना घटे, लेकिन उसने फैन जियान की ओर क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें निदेशक फैन, मैं ऊपर जा रही हूँ। हालांकि फैन जियान निश्चित रूप से लिन जिफेंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही जिक्सी ऊपर की ओर चली गई, फैन जियान की आंखें चमक उठी, उनमें एक भयावह चमक दौड़ गई। जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, उसने जानबूझकर वह गर्म पानी जो उसने अभी अभी डाला था, लिन जिफेंग के पास गिरा दिया।
और जीक्सी को अपनी ढाल बनाकर उसने फिसलने का नाटक किया। जैसे ही गर्म पानी का पूरा कप लिन जिफेन के सिर की ओर गिरा, फैन जियान मन ही मन उसकी साजिश पर हंस पड़ा। पानी ऊपर से ताजा डाला गया था, यदि यह छलक जाता तो मात्र तापमान से ही लिन जिफेन की खोपड़ी छिल सकती थी, और यह भी संभव था कि उसका पूरा सिर प्रभावित हो जाए और संभवतः उसके बाल कभी फिर न उगे। उसी क्षण जीक्सी भी डर के मारे उछल पड़ी। वह बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखों से देखती रही और चौंक गई जब लिन जिफेन के सिर पर गर्म पानी की छींटे पड़ने लगे। 159 अध्याय 162 जानवर के वेश में अध्याय 162 जानवर का वेश। जैसे ही झांग शिक्सी ने कल्पना की कि जलने के बाद लिन जिफेन कैसा दिखेगा और किस तरह की भयानक घटनाएं घट सकती हैं। लिन जिफेन जो अपना खाना बड़े चाव से खा रहा था, उसे उबलते पानी के आने का बिल्कुल भी पता नहीं था। एक पल में फैन जियान का चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने कल्पना की कि जलने के बाद लिन जिफेन किस दुखी पक्षी में बदल जाएगा, और उसकी लगातार चीख और सुअर की तरह चीखने के विचार से फैन जियान को खुशी का एक गुप्त रोमांच महसूस हुआ। उसने लिन जिफेन को जलाने के लिए एक उचित बहाना भी गढ़ा और उसे इस बात पर खुशी भी हुई। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ती, लिन जिफेन ने अचानक अपने बर्तन उठाए, घूम गया और किसी तरह उबलते पानी का एक कप खूबसूरती से उसकी ओर मुड़ गया। एक पल में फैन जियान का चेहरा उत्तेजना से विकृत होकर अप्रत्याशित रूप से अस्थिर हो गया, और यहाँ तक कि उसकी आंखें जो उत्तेजना से चौड़ी हो गईं, भयभीत होकर सुस्त और प्रकाशहीन हो गईं। एक कप गर्म पानी ने फैन जियान के मुंह की ओर क्रूरतापूर्वक हमला किया। फफक ध्वनि के साथ भाप से भरा गर्म पानी फैन जियान के पूरे मुंह में भर गया। इस घटना के कारण फैन जियान दर्द से चिल्लाने लगा। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से उसके मुंह को सहला रहे थे, लेकिन उबलता पानी उसकी छाती की ओर बहता रहा। फैन जियान सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा, बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसके आंसू और नाक से पानी बह रहा था। उसके अंग अकड़ गए, जमीन पर तड़पने लगे और कुछ ही सेकंड में उसके मुंह पर खून की धारियां दिखाई देने लगी। उसके बाद उसकी त्वचा पर सफेद छाले बनने लगे। उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था, जो 2 बड़े सॉसेज में फूल गया था। ऊपर की त्वचा सफेद और छिल रही थी। यह अभिव्यक्ति जितनी दर्दनाक हो सकती थी, उतनी दर्दनाक थी। इस बीच झांग जीक्सी भी भयभीत थी। उसने फैन जियान को जमीन पर लौटते हुए देखा। उसके दयालु हृदय को कुछ दया आ रही थी, लेकिन जब उसने लिन जिफेन को देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसने उसे एक सहज चेहरे के साथ देखा, अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए और चुपचाप शरारत को देख रहा था, जैसे कि उसे खुद पता नहीं था कि क्या हो रहा है, जैसे कि वह भी चौंक गया था। फैन जियान की चीखें सुनकर अचानक कर्मचारियों की भीड़ वहां आ गई, जो उसे चुपचाप जमीन पर लौटते हुए देख रहे थे। यद्यपि ये दृश्य कुछ हद तक भयावह और खूनी था, फिर भी कुछ लोग मन ही मन रोमांचित हुए। आखिरकार फैन जियान सामान्य दिनों में भी बहुत घृणास्पद था, और अब उसका अंजाम आ गया था। स्थिति बदल चुकी थी और किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति सहानुभूति महसूस नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो मन ही मन कोसा, यह उसके लिए उचित ही था। जब सभी ने लिन जिफेन की ओर अपनी निगाहें घुमाई तो छोटा सुरक्षा अधिकारी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ही नहीं था। वह हकलाते हुए बोल रहा था, जिससे उसे देखने वालों को वह एक ईमानदार व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। लिन जिफेन ने जमीन पर फैन जियान की ओर इशारा किया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और कहा, मुझे नहीं पता था, यह मेरी गलती नहीं थी। उसका डरा हुआ पीला चेहरा देखकर सभी लोग कुछ हद तक चुप हो गए। झांग जीक्सी को पता था कि यह मामला लिन जिफेन से संबंधित नहीं था। यह फैन जियान था जिसने शुरू में किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिन जिफेन ने जानबूझकर एक गंदी चाल चली थी, इतनी सूक्ष्म कि यह निर्दोष प्रतीत होती थी, लेकिन साथ ही उसे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती थी। यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले कर्मचारी भी लिन जिफेन के पक्ष में गवाही दे सकते थे कि इनमें से किसी का भी उससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कैफेटेरिया के निगरानी कैमरों की जांच की तो उन्हें लिन जिफेन द्वारा किसी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से चोट पहुंचाने का सबूत नहीं मिला, क्योंकि लिन जिफेन पूरे समय अपना भोजन बड़े चाव से खा रहा था और फैन जियान के साथ उसका जरा सा भी मौखिक संघर्ष नहीं हुआ था। अंत में ये फैन जियान ही था जिसने जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसे वापस रोक दिया गया। इस बार ये सचमुच वही काटने जैसा था जो उसने बोया था। संभावना ये थी कि भविष्य में काम पर जाते समय उसका मोहक आकर्षक मुंह केवल एक मुखौटे से ढका हो। हुई घृणित है। देखो कैसे उसके मुंह की त्वचा जलने से छिल रही है और उसके नीचे का ताजा लाल मांस दिखाई दे रहा है। मैं जितना अधिक इसे देखता हूँ यह उतना ही अधिक घृणित लगता है। हाँ, मुंह पर खौलता पानी पड़ने से जलना अगर ठीक भी हो जाए तो वहां की त्वचा बेकार हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए दक्षिण कोरिया जाना पड़ेगा। अब तक रेस्तरां के कर्मचारी बढ़ती संख्या में एकत्रित हो गए थे और उन्होंने फैन जियान को इतनी कसकर घेर लिया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। सैकड़ों कर्मचारी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। चाहे फैन जियान कितना भी चिल्लाया हो, वहां मौजूद एक भी व्यक्ति ने उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश नहीं की, जिससे पता चलता है कि फैन जियान का चरित्र वास्तव में कितना बुरा था। अंत में दयालु पर्यवेक्षक झांग जीक्सी ने ही एम्बुलेंस को बुलाया। आह,
लेकिन एम्बुलेंस के आने में कम से कम 5 मिनट बाकी थे, लेकिन फैन जियान की दर्द भरी चीखों से पूरा रेस्तरां गूंज उठा। तीखी चीखें, डरावनी चीखें हर किसी के सिर में झंझनाहट पैदा कर रही थीं। फैन जियान ने लिन जिफेन को लाल आंखों से घूरा और लिन जिफेन पर गहरी नजर गड़ा दी, क्योंकि वही उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। अगर वह कर सकता तो फैन जियान व्यक्तिगत रूप से इस कमीने को टुकड़े टुकड़े कर देता। यदि लिन जिफेन का अस्तित्व न होता तो क्या वह अपने सहकर्मियों के बीच हंसी का पात्र बन जाता और आज इस दुखद स्थिति में पहुंच जाता। फैन जियान के सामान्य स्त्रीवत व्यवहार के बावजूद इस हड्डियां कंपा देने वाले दर्द के बीच वह बदला लेने की अपनी इच्छा को नहीं भूला। दूसरी ओर लिन जिफेंग ने फैन जियान की आंखों पर एक दुष्ट निगाह गड़ा दी। उसकी आंखें बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें द्वेष भरा हुआ था, मानो कोई क्रूर जानवर उन्हें देख रहा हो। अगर आसपास कोई नहीं होता तो फैन जियान को शक हो सकता था कि लिन जिफेंग उस पर हमला करेगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। यहां तक कि उसकी हड्डियों के अवशेष भी नहीं बचे। विशेष रूप से लिन जिफेंग की गहरी और प्रखर पुतलियों ने फैन जियान को नरक के 1000 साल पुराने बर्फ के तहखाने में डाल दिया। उसके चारों ओर इतनी तीव्र ठंड थी कि उसकी हड्डियां ठंडी हो गईं। फैन जियान ने पहले कभी किसी में ये भावना नहीं पाई थी, लेकिन अब यह एक साधारण सुरक्षा गार्ड में उभर आई थी। वह नहीं जानता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन लिन जिफेंग की निगाहों के सामने उसकी रक्तवर्ण आंखें अधिक अनिश्चित होती जा रही थीं। जहां तक लिन जिफेंग का सवाल है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये सब फैन जियान का अपना काम था। हालांकि लिन जिफेंग अब नहीं जा सकता था। यद्यपि यह घटना फैन जियान द्वारा शुरू की गई थी, फिर भी उसे कम से कम बाहरी दिखावा तो बनाए रखना था। लिन जिफेंग स्पष्ट रूप से भयभीत दिख रहे थे और उनका दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। वे जल्दी से फैन जियान के पास गए। उसने फैन जियान का सिर अपनी बाहों में उठा लिया। मासूमियत भरे भाव से उन्होंने कहा, डायरेक्टर फैन, आपको क्या हो गया है? वास्तव में मेरा अभी यह मतलब नहीं था। यह तुम्हारा कप था जो तुम्हारे हाथ से फिसल गया। मैं पूरी तरह से सहज ज्ञान पर आधारित था। मुझे सचमुच पता नहीं था कि कप में पानी उबल रहा था और तुम मेरे ठीक पीछे खड़े थे। यदि आप थोड़ा दूर चले जाते तो मेरा मानना है कि आप ठीक हो जाते। सभी लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। अगर इसमें और देर हुई तो हमारे डायरेक्टर फैन किसी भी समय जा सकते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यदि लिन जिफेंग अभिनय के क्षेत्र में जाते तो न केवल ऑस्कर जीतते, बल्कि कम से कम उन्हें गोल्डन ग्लोब तो मिलता। उसका दिखावा इतना विश्वसनीय था कि सबसे चतुर दर्शक भी धोखा खा गया। उक्त व्यक्ति फैन जियान इस जानवर की बाहों में क्रोध से लगभग मर गया था। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, फिर भी उन्होंने दावा किया कि यह आकस्मिक था और यहां तक कि चिल्लाया कि फैन जियान मरने वाला था। यदि वह पहले ही क्रोध से मर नहीं गया होता तो फैन जियान की आंखें पीछे की ओर मुड़ गई होती। फैन जियान को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि जब लिन जिफेंग एम्बुलेंस के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था तो वह फैन जियान के सिर को जोर जोर से हिला रहा था। केवल उसका मुंह ही जला था, फिर भी वह इतना डर गया कि उसने अपनी आंखें घुमा ली। इस डर पर भले ही फैन जियान अपनी चोटों से नहीं मरता, फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फैन जियान की गंभीर चोट की खबर तेजी से फैल गई और तीसरी मंजिल पर भोजन कर रहे नानगोन बिन भी चौंक गए। एक कर्मचारी को जलने का खतरा था। बॉस होने के नाते उसे स्वयं आकर देखना पड़ा। नानगोन बिन के आमतौर पर सख्त प्रबंधन के बावजूद वह अपने कर्मचारियों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक थी। वह सभी कर्मचारियों की बहुत परवाह करती थी, चाहे उनका पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो। ये सुनकर कि एक नीच सुरक्षा गार्ड ने फैन जियान को जला दिया है, नानगोन बिन की गोरी और पतली उंगलियां गुस्से से कस गईं। ये फिर से वही होगा। वो हर जगह कैसे दिखाई देता है। नानगोन बिन ने अपना भोजन छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ जल्दी से नीचे चली गई। जब भीड़ अलग हुई तो उन्होंने देखा कि लिन जिफेंग ने आंखें घुमाते हुए फैन जियान को पकड़ रखा था और वह सबसे मासूम भावों के साथ लगातार पुकार रहा था। नानगोन बिन के सुंदर चेहरे पर बनावटी गुस्सा झलक रहा था। नानगोन बिन किसी से भी बेहतर जानता था कि लिन जिफेंग किस तरह का व्यक्ति था। उसने अनुमान लगाया कि यह घटना भी उसी का किया धरा है। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी न केवल बेशर्म था बल्कि उपद्रवी भी था। कंपनी में कुछ ही दिनों में उन्होंने ऐसा काम किया मानो वे यही फलने फूलने के लिए पैदा हुए हों। और अब विज्ञापन विभाग के निदेशक फैन जियान उसके जाल में फंस गए थे। नानगोन बिन को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि लिन जिफेंग ने पश्चाताप का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने एक निर्दोष मुखौटा बनाए रखा। क्या चल रहा है? फैन जियान को क्या हुआ? नानगोन बिन के आगमन के साथ ही भीड़ सहजता से अलग हो गई, जिससे उसके लिए रास्ता बन गया और वहां खड़े सभी लोग विस्मय से देखने लगे। उनका प्रवेश तो भड़केला नहीं था, लेकिन उनके व्यवहार ने उन सभी महिलाओं को अभिभूत कर दिया जो आमतौर पर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि झांक शीक्सी, जो आकर्षण और रूप दोनों से परिपूर्ण एक महान सुंदरी थी, भी नानगोन बिन के सामने अपनी उपस्थिति को खोती हुई प्रतीत हुई। नानगोन बिन की ठंडी आभा पूरे कमरे में फैल गई। उसका काला और सफेद बिजनेस सूट उसके सुंदर फिगर को पूरी तरह से उजागर कर रहा था।
उसके चमकदार काले बाल थोड़े ऊपर उठे हुए थे, मोती जैसे सफेद दांत, लाल होंठ, सुडौल माथा और कुलीन नाक। श्रेष्ठता का भाव उन महिलाओं को शर्मिंदा कर रहा था जो अपनी बुद्धि और सुंदरता दोनों पर गर्व करती थीं। नानगोन बिन का आगमन उनके बीच एक स्वर्गीय अमर देवता के उतरने जैसा था। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया, यहाँ तक कि रसोईघर में मौजूद रसोइयों का भी, जो अपने बर्तन छोड़कर उत्साह से बाहर भागे, मानो वे किसी बड़े उत्सव के साक्षी हों, ताकि नानगोन बिन की शान की एक झलक पा सके। ईमानदारी से कहें तो नानगोन बिन ने तियानियों में अपने 1 साल के दौरान झोगहाय शहर में खुद को कभी भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था। ये पहली बार था जब वह इतनी हाई प्रोफाइल उपस्थिति में थी और पूरा कैफेटेरिया कर्मचारियों से भरा हुआ था जो उनकी एक भी बात या एक भी कदम सुनने को तैयार थे। हालांकि यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन नानगोन बिन का आकर्षण वास्तव में झोगहाय शहर में एक किंवदंती था। हर साल अनगिनत आवेदक तियानियों में साक्षात्कार के लिए कतार में खड़े होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति महीने के शुरू में पंजीकरण कराता है, फिर भी उसे अगले महीने के अंत तक साक्षात्कार की गारंटी नहीं मिलती। तियानियों की संपत्ति का पैमाना ऐसा था। ये 2 पीढ़ियों के निरंतर प्रयासों से निर्मित विरासत थी। 160 अध्याय 163 सेक्सी छोटी नज अध्याय 163 सेक्सी नज। जब नानगोन शुई का व्यवसाय पूरे झोगहाय शहर और उसके पड़ोसी प्रांतों में फैल गया, तो राष्ट्रीय बाजार पर लगभग एकाधिकार था। लगातार 3 वर्षों तक तियानियों ने राष्ट्रीय शेयरों का 50% नियंत्रित किया। बाद में अत्यधिक हाई प्रोफाइल होने के कारण इसने परेशानी को आकर्षित किया। एक असफल पाठ के बाद नानगोन शुई के अधीन तियानियों लगभग ध्वस्त हो गया। नानगोन बिन के आने तक तो सब कुछ बस शुरुआत ही थी। इस महिला की निर्णायक और शक्तिशाली रणनीति ने लगभग मृतप्राय तियानियों को मात्र 1 वर्ष के भीतर पुनर्जीवित कर दिया और उसने झोगहाय शहर में अपना व्यक्तिगत मिथक बनाया। यहाँ तक कि वे व्यवसाय दिग्गज भी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापार से ही बिताया था, नानगोन बिन की सराहना कर रहे थे। विदेशों में भी नानगोन बिन का नाम सुप्रसिद्ध था, लेकिन गंभीर नुकसान के कारण उनके नेतृत्व में तियानियों इन 2 वर्षों तक अभी भी सुधार के चरण में था। देर सवेर ये निश्चित था कि इसका गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस अत्यंत दुर्जय महिला को ध्यान में रखते हुए, जिसकी रणनीतियां दूसरों में भय पैदा करने के लिए काफी भयंकर थीं, नानगोन शुई अपनी बेटी के साथ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के बारे में चिंतित था और इस प्रकार उसने लिन जिफेन पर विचार करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इस निराशाजनक लिन जिफेन को नानगोन बिन से थोड़ी सी भी मदद नहीं मिली थी और उसने 1 से अधिक बार उसे नाराज भी किया था। उस समय जब सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, नानगोन बिन पहले से ही गुस्से से घूर रहा था। यदि उसने आज सभी को संतोषजनक विवरण नहीं दिया और स्थिति को अच्छी तरह से नहीं संभाला, तो क्या लिन जिफेन बाद में स्वर्ग के विरुद्ध नहीं जाएगा? यदि भविष्य में फिर कोई घटना घटित हो तो कर्मचारी उसे किस प्रकार देखेंगे? वे निश्चित रूप से उसके माथे पर समझौता शब्द लिख देंगे। साथ ही उनके प्रति उनकी नापसंदगी भी होगी, जिसके कारण नानगोन बिन ने लिन जिफेन को नौकरी से निकालने पर विचार किया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रश्न स्पष्ट कर पाती, लिन जिफेन ने जल्दी से अपनी बुद्धि जुटाई और तुरंत जान गया कि नानगोन बिन क्या सोच रही थी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और नानगोन बिन को स्पष्टीकरण देते हुए झुक गया। उन्होंने गवाह और भौतिक साक्ष्य भी पेश किए। भले ही नानगोन बिन अनुचित था, तो भी यह संभवतः काम नहीं करेगा। क्या आपने अभी जो कुछ कहा वह सच है? नानगोन बिन शांत और संयमित रही। उसके बर्फीले चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक रानी जैसा भाव था जो बाकी सभी से ऊंचा था। बॉस, ये सब गलतफहमी है। देखिए, सुपरवाइजर फैन गलती से गिर गया और 1 कप उबलता पानी मेरी ओर उछल गया। क्या मुझे बच निकलना चाहिए या नहीं? मेरी प्रतिक्रिया पूर्णतः सहज थी। अगर आपको सच में मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप यहाँ मौजूद दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं या कैफेटेरिया की निगरानी भी जांच सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वह सच है या नहीं। इतने सारे दर्शकों के सामने लिन जिफेन ने नानगोन बिन को काफी मुंह दिखाया। आखिरकार वह कंपनी की सीईओ थी। यदि उसके साथ टकराव की नौबत आए तो अंत में केवल उसे ही नुकसान होगा। लेकिन आपने सुपरवाइजर फैन को इतनी चोट पहुंचाई, क्या आपकी कोई गलती नहीं है? कम से कम ये घटना आपकी वजह से हुई है और इसकी 90% जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। नानगोन बिन के शब्द दृढ़ थे। उसका शुद्ध और जैद जैसा चेहरा आत्मसंतुष्टि के संकेत से झिलमिला रहा था। उसे शायद ही कभी ऐसा मौका मिला हो कि वह लिन जिफेन को अपने हाथों में कष्ट सहने दे, और बाद में उसके गिड़गिड़ाने के विचार से उसे बहुत खुशी मिली। उसे लिन जिफेन की असहनीय अभिव्यक्ति और व्यवहार मनोरंजक लगा। ऐसा अवसर कभी कभार ही आता है। यदि वह उसे अपना कौशल दिखाने के लिए इसका लाभ नहीं उठाती, तो भविष्य में वह और अधिक विद्रोही हो सकता है। लेकिन लिन जिफेन केवल हकलाते रहे और कोई जवाब नहीं दे सके। नानगोन बिन के ऐसे शब्द कहने के बाद वह क्या कह सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे फैन जियान की गलती होने पर भी उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज उसे कठिन समय देने का फैसला कर लिया था। लिन जिफेन चुप रहा, उसका सिर झुका हुआ था। लेकिन तभी एक आपातकालीन एम्बुलेंस की सायरन की आवाज उनके पास पहुंची और लिन जिफेन की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसके दिमाग में एक योजना बन रही हो।
जैसे ही नर्सें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, लिन जिफेंग ने शांतिपूर्वक फैन जियान को उठाने में मदद की। जब उन्होंने फैन जियान को उठाया तो उन्होंने देखा कि फैन जियान का मुंह 2 बड़े सॉसेज में सूज गया था, और सबसे घिनौना हिस्सा ये था कि जलने से फैन जियान के होंठ खूनी मांसल गंदगी में बदल गए थे, जिससे ये वास्तव में घृणित दृश्य बन गया था। लिन जिफेंग ने घबराहट के एक पल में जल्दी से फैन जियान को उठा लिया, अपनी आंखें चौड़ी कर ली, एक अतिरंजित अभिव्यक्ति बनाई और चिल्लाया, खून, खून। मैं खून देखकर बेहोश हो गया। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और एक धमाके के साथ वह गिर पड़ा, सीधे फैन जियान के ऊपर गिर गया, जिससे फैन जियान फिर से दर्द से चिल्लाने लगा। लिन जिफेंग ने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। खून देखकर बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। क्या वह अभी कुछ क्षण पहले तक ठीक नहीं था? अब वह खून देखकर बेहोश कैसे होने लगा? एक पल में नानगोन बिन की आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं और वह गुस्से में आकर उस कमीने को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े करने से बस एक कदम दूर थी। अन्य लोग लिन जिफेंग को नहीं समझ सकते, लेकिन वह नानगोन बिन अच्छी तरह जानती थी कि वह वास्तव में कैसा था। वह जिस काम में सबसे अच्छा था वह कोई और नहीं बल्कि टाल मटोल करना था, जैसे उसे वह घटना अच्छी तरह याद थी जिसमें हुआंग डैमिंग से 20,000 रुपये ठग लिए गए थे। चूंकि ऐसी चालाकी उसके लिए नियमित हो गई थी, नानगोन बिन को यकीन था कि यह बेईमान आदमी फिर से अपनी पुरानी चालें चल रहा है। लेकिन सजा से बचने के लिए खून के डर का नाटक करने के कारण नानगोन बिन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह सीधे तौर पर उसके दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की ओर इशारा नहीं कर सकती थी, क्योंकि भगवान ही जानता था कि अगर उसने उसे कोने में धकेल दिया तो क्या होगा। नानगोन बिन अंदर से बहुत क्रोधित था। वह इस स्थिति का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाना चाहती थी और इस अवसर का उपयोग उसे सजा के तौर पर 1 महीने के लिए कंपनी के शौचालय साफ करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए भी करना चाहती थी। फिर भी अब एक हास्यास्पद घटना घटित हो चुकी थी। सबके सामने लिन जिफेंग के खून को देखकर बेहोश होने के अभिनय और उनके विशेष रूप से समृद्ध अभिनय कौशल ने उस पल में बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इसे वास्तविक रूप में भी लिया, जिसमें झांग जीक्सी ने लिन जिफेंग की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, बिना यह महसूस किए कि वह स्थिति का फायदा उठाकर उसके मोटे वक्ष पर अपना सिर टिका रहा था, आराम का आनंद ले रहा था और यहाँ तक कि उसके शरीर से आने वाली हल्की सुगंध का भी आनंद ले रहा था जिसने लिन जिफेंग को गहराई से आकर्षित किया था। वह झांग शीक्सी के भरपूर मुलायम गालों के बीच आराम कर रहा था, गर्मियों की ताजगी भरी ठंडक का आनंद ले रहा था और यहाँ तक कि अंदर से झांकने वाले मांस के रंग का हल्का सा संकेत भी लिन जिफेंग से छिपा नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी स्वर्गदूतों का एक झुंड करुणामय जीवनरक्षक दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से सभी की देखभाल करने लगा। लिन जिफेंग को याद नहीं आ रहा था कि उसे वाहन में कौन ले गया था। चूंकि वह पहले से ही बेहोश होने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसे इसे विश्वसनीय बनाना था, इसलिए उसने कार के त्यानियों समूह से दूर जाने के बाद ही अपनी आंखें खोलने का साहस किया। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि जब उसे कार में उठाया जा रहा था तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा जिसे उसने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उस समय उसे ठीक से याद नहीं था, क्योंकि जब उसे कार में ले जाया जा रहा था तो उसने एक परिचित गंध सूंघी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस परिचित को पहले भी देखा हो। फिर भी जब उसने अपनी आंखें खोली तो कार में 4 युवा महिला नर्सें बैठी थीं, जिनमें से प्रत्येक ने मास्क पहना हुआ था, जिससे लिन जिफेंग के लिए यह पहचानना असंभव हो गया कि यह कौन थी। लेकिन एक सरसरी नजर से लिन जिफेंग आश्चर्यचकित हो गया और खुद से सोचा, ये किस अस्पताल का है? क्या नर्स की वर्दी सचमुच इतनी आकर्षक, सेक्सी और मनमोहक बनाई जा सकती है? यह मरीजों का इलाज करने जैसा नहीं है, ये तो उन्हें दूसरा जीवन देने जैसा है। उनमें से प्रत्येक नर्स पतली, कसा हुआ शरीर और चर्बी की तरह सफेद और मलाईदार त्वचा वाली थी और उनका उत्तेजक सेक्सी अंग लगभग 80% खुला हुआ था। उन्होंने लाल क्रॉस से सजी छोटी सफेद टोपियां पहन रखी थी, गुलाबी चुस्त कामुकनस पोशाकें और नाजुक काले मोहक ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। इन महिलाओं के चेहरों पर भारी मेकअप भी किया गया था। क्या वे अस्पताल का तथाकथित आकर्षण थे या फिर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए थे? वैसे भी इतने सालों से देश में रहने के कारण लिन जिफेंग ने पहले कभी ऐसी नर्सें नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घरेलू अस्पताल भी फैशन का चलन अपना रहे हैं। लेकिन यह वर्दी का शौक कुछ ज्यादा ही आकर्षक था।